अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक शॉर्ट वीडियो में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स याद करना है और अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो फर्स्ट टाइम आपका इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ रहे हैं और आपको है कि यार डिटेल जब अगर मैं एक एक करके डिटेल में करूंगा या करूंगी तो बिल्कुल भी मुझे ना फैक्ट एकदम मिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल याद नहीं होगा। मुझे तो बस एक वीडियो चाहिए जिसमें मेरा पूरे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स याद हो जाए, विथ फैक्ट, विथ थ्योरी, विथ क्रोनोलॉजी, सब कुछ मिला के। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, बिल्कुल सही वीडियो आपने ओपन करी है, तो लाइक भी अभी कर दो। और साथ ही साथ जो चैनल है डिस्कवर स्टडी विथ योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर पीटी बोरा, उसे सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ इस तरीके के डिटेल्ड बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है। तो आज से हम मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैराथन है आप सोच रहे होगे इसमें यूनिट 2 से कैसे शुरू हुआ है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि मुझे बताइए कि आपको कौन-सी वीडियोज़ करनी है। तो आपने यूनिट 2, यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 6 सबसे पहले बोला है। तो मैं जो आपकी डिमांड है उसी के बेसिस पे वीडियो बना रही हूँ, इसलिए कमेंट करना मत छोड़िए, अपनी दुःख, दर्द, पीड़ा बताना मत छोड़िए। अगर मुझे कुछ स्ट्रैटेजी आएगी या कुछ भी होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है? अपना थॉट कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को भी हर जगह शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही ड्रॉबैक है इस वीडियो का बस, कि ये थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैराथन है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अच्छा, ये जो मैंने ये सब अभी डिस्प्ले में कुछ एक टेक्स्ट लगा रखा है ना, आप बता सकते हैं ये किस चीज़ से बिलॉन्ग करता है? ठीक है? मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये थिंकर जो है वो है कौटिल्य। कौटिल्य की किसी एक थ्योरी से ये बिलॉन्ग करता है। अब आप मुझे बताइए कि ये क्या है? ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सिलेबस के सबसे पहले टॉपिक, दैट इज धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र अगर आपको पता होगा तो ये शास्त्र की अंदर आते हैं। और अगर मैं शास्त्र की मैं बात करूं, ये जो है इसमें ना आपकी अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि श्रोता शास्त्र होता है, गृह शास्त्र होता है, धर्म शास्त्र होता है, सुलभा शास्त्र होता है। अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा-सा रिलेटेड चीज़ें मैं बता देती हूँ, बिकॉज़ यूजीसी आजकल ना एक्सपेक्ट कर रही है कि आपको ना थोड़ी एक लेवल आगे की जानकारी हो, एप्लीकेशन आता हो। तो श्रोता शास्त्र का मतलब क्या होता है? वो सारे रिचुअल्स, वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि पब्लिक सैक्रिफाइस, पब्लिक जो भी हमारी रिचुअल है उससे रिलेटेड है, ठीक है ना? जैसे पुराने ज़माने में होता था कि बारिश आ जाए तो सब लोग मिल के प्रे करते थे, अच्छी फसल हो उसके लिए मिल के प्रे करते थे, तो श्रौता शास्त्र। अब जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ होती है, गृहस्थी वाली लाइफ होती है, जैसे कि जन्म, जैसे कि अन्नप्राशन, जैसे कि नामकरण, जैसे कि विवाह, ऐसे जितने भी 16 संसार वाली चीजें होती है या डेली बेसिस में आपको क्या-क्या रिचुअल्स फॉलो करनी है, वो आपके गृह शास्त्र में होता है। फिर तीसरा आता है आपके पास धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र बेसिकली ट्रिटाइस, ट्रिटाइस का मतलब होता है ग्रंथ, ठीक है ना? ये ग्रंथ है हिंदुइज्म का, जिसमें ये बताया गया है कि आपको क्या कानून मानना है, क्या आपकी ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करना है, क्या प्रायश्चित है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, ठीक है? ये सारे मॉरल लॉज होते हैं इसमें। किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, राजाओं का क्या धर्म होना चाहिए, ये सारी चीजें आपका एक तरीके से जो कोड है, जो प्रिंसिपल्स है, जिसके बेसिस में आपकी जिंदगी चलती है, वो आपकी धर्मशास्त्र में कवर की जाती है। और इसमें ठीक है, ये सब चीज़ें जैसे कि सिविल प्रोसीजर, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, अगर मैं आज की बात करूँ आज के टाइम में, तो उसके भी जो रूट्स हैं, जो जड़ है, वो आपको धर्मशास्त्र से मिलेंगी, राइट? अब धर्मशास्त्र के अलावा जो चौथा शास्त्र बेसिकली जो होता है, वो होता है सुलभ शास्त्र। सुलभ शास्त्र आपका मेनली बात करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, या फिर जैसे कि अगर कोई यज्ञ होता है, तो उसमें कौन-सी ज्योमेट्री लगेगी, कैसे जो पूरा यज्ञ है या फिर हवन है वो कैसे बनाना है, क्या शेप होगी, वो सारी ज्योमेट्री सुलभ शास्त्र से होती है। तो धर्म शास्त्र बेसिकली हमारी पौराणिक हिंदू की लॉ की किताबें हैं, जिसमें डेली लाइफ में, पब्लिक लाइफ में अपना पाप, पुण्य, प्रायश्चित, ये सारी और क्या सही व्यवहार है, क्या सही है, क्या गलत है, डेली सोशल रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट हमें मिलता है। धर्मशास्त्र अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि मनुस्मृति वगैरह हो गए, फिर उसके बाद आपके गौतम का धर्मशास्त्र है, अपस्थम का धर्मशास्त्र, ऐसे अलग-अलग धीरे-धीरे आपके इवॉल्व होते गए हैं, ठीक है? एग्ज़ाम में आता है। जैसे सौत्र का मैंने अभी आपको बताया कि वैदिक सैक्रिफाइस वगैरह ये जो सब पब्लिक में करते हैं। गृह शास्त्र का भी मैंने अभी आपको बताया। अगर मैं बात करूँ धर्मशास्त्र की, तो उसमें अलग-अलग ऋषियों ने, अलग-अलग लोगों ने अपना सीयर्स, ऋषि सबने कॉन्ट्रिब्यूशन दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ मनु। तो अभी याद रखना कि जो मनु है वो एक पर्टिकुलर ऋषि का नाम नहीं है, पर्टिकुलर सेयर का नाम नहीं है, पर्टिकुलर पंडित जी का नाम नहीं है, वो एक टाइटल है। ठीक है?
अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग-अलग लोग मनु हुए हैं और सबने अपना लॉ में यानी कि जो धर्मशास्त्र है उसमें कंट्रीब्यूट किया है और क्योंकि वो हम सबके पूर्वज हैं तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं फादर मनु करके कहते हैं, ठीक है ना? जो शतपथ ब्राह्मण है जो कि अराउंड 900 बीसी में लिखी थी। 900 बीसी का मतलब क्या है? अभी 2025 चल रहा है ना उसमें आप 900 साल ऐड कर दो, ठीक है ना? इतनी पुरानी में लिखी गई थी। सो ऑब्वियसली हमको पता है कि जब बहुत बड़ा एक फ्लड आया था तो ये फिश की एडवाइस मान के उन्होंने शिप बनाया था एंड वो बच गए थे ग्रेट फ्लड से और दैट्स हाउ ये हमारे इंसेस्टर यानी कि हमारे पूर्वज बनते हैं और इनकी जो नॉलेज है ज्ञान है वो कहाँ पे लिखी हुई है मनुस्मृति में लिखी हुई है। मनुस्मृति में इन्होंने डेवलप करा। हमको पता है कि जब हमारा ऋग्वेदा का टाइम था ऋग्वेदा में जो पुरुष सुक्ता मंडल है जो कि 10th आपकी बुक है उसमें रिलेटेड है वहां पे वर्ण लिख के बारे में बात की गई है। बट उस समय जो वर्ण व्यवस्था होती थी ना वो फ्लेक्सिबल होती थी कि अगर आप ऑक्यूपेशन चेंज कर लो आपका वर्ण चेंज हो जाता था। लेकिन मनुस्मृति में पूरा आपका डिटेल बाद में लिखा गया कि किस तरीके से 4 वर्ण हैं, कितनी जातियाँ होती हैं, किस तरीके से सिस्टम चेंज हुआ, ठीक है? एंशिएंट धर्म का जो सोर्स है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। अच्छा, जो हमारे ऋग्वेदा वगैरह होते थे वो हमारी वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ पे इट इज़ रिटन इन द लेटर पार्ट ऑफ द एपिक पीरियड और बेसिकली इसका क्या यूनिक मेट्रिकल स्टाइल है, इसका स्टाइल ही अलग है, राइट? इसका लिखने का, राइट? देन आता है आपके गौतम का धर्मसूत्र, ठीक है? गौतम का धर्मसूत्र अगर मैं बात करूँ तो गौतम क्या न्याय भी है? तो ये बेसिकली डील करते हैं न्याय से। बेसिकली क्या आपके लॉज़ होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड सबके लिए कॉमन रूल्स होने चाहिए, अगर कोई पाप किया है तो उसका प्रायश्चित कैसे होना चाहिए, शुद्धि से रिलेटेड रूल्स हो गए, हिंदू लाइफ में डेली रिचुअल से रिलेटेड रूल्स हो गए और कब लिखा है? 2025 में 600 से 400 साल मतलब 600 साल ऐड करो वहाँ से लिखना शुरू हुए थे और 400 साल, ठीक है ना? इतने बड़े पीरियड में ये चीज़ लिखी गई है। नेक्स्ट हो जाता है आपका धर्मसूत्र ऑफ अपस्थम। अब ऑब्वियसली जब हम एक तरीके से धर्मशास्त्र बनाएँगे, ठीक है? हमने एक पर्टिकुलर रूल्स को हमने देख लिया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम अलग-अलग चेंजेस करते हैं कि चलो यार, अब हमने ये वाला एरिया कवर कर लिया, तो और हम डिटेल में से कवर करें। तो अपस्थम आपके गौतम के बाद आए, तो उन्होंने क्या बात किया, उन्होंने अपना जो डिटेल है धर्मशास्त्र की वो थोड़ा अलग लिखा। जैसे उन्होंने बोला कि चलो अब रूल्स जनरल रूल्स तो बन गए हैं, पाप पुण्य प्रायश्चित भी बन गया है, तो अब ना पर्सनल डोमेस्टिक गृह सूत्र से थोड़ा बात करते हैं जैसे कि मैरिज में क्या रूल्स होंगे, मैरिड लाइफ में किसके क्या अधिकार होंगे, कौन-सा खाना हमें खाना चाहिए, कौन-सी डाइट नहीं खाना चाहिए, जैसे लहसुन कब नहीं खाना चाहिए, प्याज कब नहीं खाना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हमें बोल दे कि अच्छा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, प्रॉपर उसके पीछे एक्सप्लेनेशन है कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए उसका प्रॉपर। रिचुअल्स की प्यूरिटी है कि कैसे रिचुअल्स क्या सही है, क्या गलत है। प्रॉपर्टी से संबंधित लॉज़ हैं कि देखो प्रॉपर्टी है तो बेटे के नाम जाएगी, बेटी के नाम जाएगी, कैसे आगे पूरा होगा, कैसे बँटेगी इस तरीके से। जो एक कांसेप्ट होता है ना कि पुनर्जन्म, ठीक है? वो वाला भी इसमें है और अलग-अलग पाप के लिए क्या-क्या प्रायश्चित है वो भी इसमें डेफिनिटली थोड़ा और विस्तार रूप में दिखा गया है। देन आते हैं वशिष्ठ जी का भी अपना धर्मसूत्र है जो कि इनके बाद लिखा गया तो 300 से 100 बीसी में। ये फेमस क्यों है? क्योंकि इसमें और डिटेल में गए। इसमें समझ में आ गया कि देखो शादी हो गई है, अब अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो अडॉप्शन के क्या रूल्स हैं क्योंकि बिना रूल के आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, ऐसे तो आप किसी को भी अडॉप्ट करोगे फिर छोड़ दोगे। प्रॉपर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर उसके पीछे लीगल चीज़ें होनी चाहिए, उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए, जस्टिस रिलेटेड टू कि भाई अगर कोई गवाही दे रहा है तो कैसे इंसान की गवाही मानी जानी चाहिए, किस सिचुएशन में मानी जानी चाहिए, ये सब। इनहेरिटेंस, ठीक है? अगर कोई प्रॉपर्टी है वो उसका बँटवारा है या बच्चों में अगर बँटनी है तो क्या उसके रूल हैं? अच्छा, किसी ने किसी को पैसे दे रखे हैं क्योंकि इस समय तक एग्रीकल्चर अच्छे से डेवलप हो गया था क्योंकि जब हम ऋग्वेदा की सोसाइटी अगर हम देखते हैं, तो ऋग्वेदा वाले टाइम में ना कैटल रियरिंग ज़्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर इतने अच्छे से नहीं डेवलप हुआ था। अब यहाँ पे हो चुका है तो अगर फसल लगानी है, अगर उस साम्राज्य है, कुछ बिज़नेस शुरू करना है, तो आपको क्या चाहिए होता है? पैसे भी चाहिए होता है, तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए? अभी सामाजिक कानून क्या होने चाहिए? ये सब वशिष्ठ के धर्मशास्त्र में है, ठीक है? धर्मसूत्र में बेसिकली, ठीक है? ये क्लास थोड़ी लंबी होगी तो डोंट वरी, ठीक है? लेकिन मैं डिटेल में सारी चीज़ें कवर कराऊँगी और आप मुझे बताइए कि अगर आपको ये वाला स्टाइल पसंद आ रहा है तो भी मुझे बताइए, कुछ चेंजेस चाह रहे हो वो भी मुझे कमेंट में बताओ ताकि जब मैं नेक्स्ट कल क्लास लूँ मैराथन, तो जो भी मेरे को लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि यार ये मेरे को समझने में दिक्कत आ रही है, इधर मुझे दिक्कत है, ये है, तो वो मैं
नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर लूँ, ठीक है ना? ऑब्वियसली हम हर किसी को हर एक स्टेज में ठीक करना चाहिए चीज़ें, ठीक है ना? और मैं मेरा फ़ोकस ये नहीं है कि जल्दी-जल्दी सब कुछ करा दो। मेरा ये है कि अगर मैं एक वीडियो भी बना रही हूँ ना प्रॉपर, तो उसमें भी प्रॉपर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दूँ। क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे कांसेप्ट, और आज का यूजीसी नेट एप्लीकेशन पे ज़्यादा है रादर देन फैक्चुअल, ठीक है? सो अब बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, जो कि इस धर्म सूत्र के बाद में लिखा जाता है, ठीक है ना? तो कौटिल्य की अगर मैं बात करूं, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, शास्त्र बेसिकली जो होता है वो होता है कि आपका एक कंप्लीट नॉलेज अबाउट समथिंग। तो ये जो कौटिल्य थे, जिनको आप चाणक्य भी बोलते हो, विष्णुगुप्त भी बोलते हो, ठीक है, इनका बेसिकली कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर मैं इंडियन पॉलिटिकल साइंस जो है हमारा, अगर हम बोलेंगे यार सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में कोई टेक्स्ट बताओ, तो आप कौटिल्य का अर्थशास्त्री बोलोगे, ठीक है? लेकिन अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा, इकोनॉमी। तो बेसिकली था तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड, लेकिन उस समय इकोनॉमी और पॉलिटिकल जो पॉलिसी थी, गवर्नेंस थी, क्लोजली इंटरट्वाइंड थी, ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड कैसे कूटनीति अपनानी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मिलिट्री की, अच्छा, क्या बोलते हैं, मार्केट में किस तरीके से प्रबंध होना चाहिए, कौन-कौन से अधिकारी होने चाहिए, ठीक है? फिर आपका मंडल सिद्धांत आ जाता है, फिर ठीक है आपका फिर सप्त ठीक है, सप्तांग थ्योरी आ जाती है आपकी। राजा के क्या रूल्स हैं, दायित्व हैं, ये सब आ जाता है आपका। अच्छा, ये टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये संस्कृत में लिखा गया है। कितने इसके पार्ट्स हैं मुझे बताइए? क्या इसकी 15 बुक्स हैं? अगर हैं, हाँ, या 15 है या 17 है, ये मुझे बताइए। ठीक है, फिर बुक्स और उसके जो सब पार्ट हैं वो कितने हैं, ये आप मुझे बताने वाले हैं, क्योंकि ये पीवाईक्यू था। तो अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो सिर्फ आपको सुनना नहीं है, आपको पार्टिसिपेट भी करना है। तो बेसिकली ये साइंटिफिक शास्त्र है रिलेटेड टू कि वेल्थ और अर्थ पॉलिसी, ठीक है? इन सिंपल वे साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमी आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट? अगर इनकी बात करें तो ये बोलते थे कि अगर मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी प्रशासन स्मूथ चाहिए, ठीक है? और ऐसा होना चाहिए कि लोगों के भले के लिए हो, तो वहां पे क्या होना चाहिए? वहां पे हमारा राजा स्ट्रांग होना चाहिए। दैट्स व्हाई इनको बहुत बार कंपेयर भी किया जाता है माकियावेली की प्रिंस से। ऑब्वियसली हमारा जो अर्थशास्त्र है वो बहुत पुराना था, एंड माकियावेली की प्रिंस बहुत ही ज्यादा नई है। ये रियलिस्ट ट्रेडिशन, यथार्थवादी जो ट्रेडिशन है उससे बिलोंग करते हैं। डेफिनेटली इस बुक को हम उसी कैटेगरी में डालेंगे। अब ये बोलते हैं कि राजा स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग का मतलब सिर्फ स्ट्रेंथ में स्ट्रांग नहीं होता। स्ट्रांग का मतलब है कि सबसे पहले आप सोर्स ऑफ नॉलेज पढ़ो, क्योंकि हमारा जो आपके वेद है, आपको पता है ऋग्वेद का उपवेद है आपका, ये आयुर्वेद, देन आपका यजुर्वेद का है आपका धनुर्वेद, ठीक है? फिर देन आपका क्या बोलते हैं, गंधर्ववेद आपका हो जाता है, जैसे सॉन्ग या डांस वगैरह, वो आपका सामवेद का। फिर अथर्ववेद का जो आर्किटेक्चर वगैरह इंजीनियरिंग से स्थापित, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा शब्द, ठीक है, वो है। तो इसमें था कि यार हमारी जो नॉलेज है ना, जो हमारी जो एंशिएंट नॉलेज है, वेदास और जो 4 साइंसेस हैं, वो सिर्फ हमारे वेदा ट्रेडिशन नहीं है, वो हमारे 4 साइंसेस हैं। उसमें साइंस की चीज़ें लिखी गई हैं। उसमें हर एक चीज़ से संबंधित बात की गई है। हमारे धर्मशास्त्र, तो राजा को इतना तो पहले नॉलेजेबल होना चाहिए। देन उन्होंने बोला था कि 4 साइंस ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के भी 4 साइंस होते हैं, जैसे कि अन्वीक्षकी, ठीक है, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ठीक है, कि पहले स्ट्रैटेजी बनाना, ठीक है, फिर कैसे गवर्नेंस करना है, कैसे नेगोशिएशन करना है, कैसे पनिशमेंट देना है, ये आपको आना चाहिए। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको अच्छा होना है तो आपको नॉलेज और साइंसेस जो होती है गवर्नेंस की, वो आनी चाहिए। देन राजा जो होता था वो सेंटर ऑफ जस्टिस होता था वहां पे। तो आपका जुडिशियल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, हायरार्किकल मैनर में होना चाहिए, और आपको अगर सारी नॉलेज होगी तभी तो आप ये डिसाइड कर पाओगे ना कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अगर आप सेंटर ऑफ जस्टिस हो, ठीक है, ऑब्वियसली आपके जजेस हैं, सब चीज है, लेकिन एंड में जो डिसीजन, फाइनल डिसीजन तो राजा का होता है। तो आपको हम कैसे दें? इतना अधिकार कैसे दें? तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर इन्होंने सप्तांग थ्योरी दी कि देखो किसी भी राज्य के ना 7 अंग होते हैं। सबसे पहले राजा, ठीक है? राजा अकेले काम नहीं कर सकता। राजा के ना और 6 हाथ होते हैं, या 6 टूल्स होते हैं, या 6 भुजाएँ होती है। जैसे पहला हो गए उनके मंत्री, जिनको आप बोलते थे अमात्य या महाअमात्य। जिनकी एडवाइस पे, जिनकी जो, अगर देखो राजा को सारी नॉलेज इतनी ही हो सकती, तो सब लोगों का कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होती है कि राजा कहीं पे भी फंसा तो उधर से वो एक्सपर्ट को हेल्प ले ले।
देन पॉपुलेस की जो जनता है, जो जनसंख्या है, उनका सपोर्ट होना चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए ही राजा को काम करना है, ठीक है ना? तीसरा फोर्ट, एक अच्छा किला होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि जितना आपका किला सुरक्षित होता है ना, उतना आपकी स्ट्रेंथ दिखती है। क्योंकि उस समय एक ऐसा वाला टाइम था ना कि सब लोग अपना एक्सपेंशन करते थे। अब एक्सपेंशन अगर आप करोगे तो डेफिनिटली आपको सिक्योरिटी पे तो रहना है। देन बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है जब तक आपके पास कोष ना हो। कोष का मतलब क्या होता है? आपका ट्रेज़री, ठीक है? ट्रेज़री कि आपके पास टैक्स ना हो, टैक्स होगा तभी तो आप चीज़ें खरीद पाओगे, व्यवस्था कर पाओगे, हथियार खरीद पाओगे, लोगों को सैलरी दे पाओगे, ये जो जितने आपने मिनिस्टर वगैरह ये सब लग रख रखे हैं, सोल्जर रख रखे हैं। देन आपकी सेना वगैरह होनी चाहिए, ठीक है? आपके साथ होनी चाहिए, आपको मिलिट्री पावर, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। देन आपके अलाय होने चाहिए, मित्र होने चाहिए। मित्र का मतलब ये है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सनल मित्र की बात हो रही है, नहीं। आपके जो साम्राज्य है, उनके मित्र होने चाहिए, यानी कि अलाइज़ होने चाहिए। अच्छा, इस चीज़ को इन्होंने अच्छे से बताने के लिए फिर मंडल थ्योरी का बात किया, जिसमें वो 12 तरीके के राजा की बात करते हैं, जो कि फ़ोटो मैंने स्टार्टिंग में लगा रखे थे। तो धर्म इन्होंने बोला था कि राजा को कैसे रूल करना है, धर्म के बेसिस पे। अच्छा, कैसे? अच्छा अच्छा, धर्म तो ठीक है, उनको समझ में आ गया, लेकिन यार उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सही है, कौन गलत है? एविडेंस के बेसिस में। जैसे कि आप बोलते हो प्रमाण, उपमान, उदाहरण, शब्द, ठीक है? इस तरीके से आप बात करते हो ना, तो ये सब एविडेंसेस के बेसिस पे या विटनेसेस के बेसिस में, अगर कोई रीत चली आ रही है, बहुत एक कस्टम चला आ रहा है, ट्रेडिशन है जो लोगों ने अपनाया है कि भाई देखो ये चीज़ करना पाप है, इसके लिए ये सज़ा मिलती है, तो वो सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। ये ठीक है, रॉयल एडिक्ट्स क्या होता है कि जो राजा थोड़े कानून बनाते हैं, वो सारी चीज़ें ये बात करते हैं। अब इन्होंने बात की मंडल थ्योरी की, ठीक है? अब मैं इतनी देर से गला फाड़ रही हूँ, वीडियो को लाइक नहीं कर रखा था अभी तक तो। इन्होंने बोला कि देखो 12 अलग-अलग तरीके के राजा होते हैं और एक और नंबर बोला इन्होंने, वो किस चीज़ से संबंधित है ये मुझे बताइए। और इन्होंने ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में बताया। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक। तो उन्होंने बोला कि अगर इन सर्कल में मैं सेंटर पोज़ीशन में लगाता हूँ विजिगीषु, ठीक है? विजिगीषु का मतलब क्या है कि सेंट्रल रूलर जिसके बारे में बात कर रही हूँ या फिर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, सिर्फ सेंट्रल रूलर विजिगीषु नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये यूजीसी आपको थोड़ा इधर फँसा सकते हैं। और भी कोई रूलर अगर आस-पास हैं जो इक्वल हैं, जो पावर में कंपेरेबल हैं इस विजिगीषु के, वो भी विजिगीषु की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना। फिर क्या होता है अरि, अरि का मतलब क्या है यार? अरे! हम बोलते हैं ना अरे यार ये काम हो गया, तो अरे क्यों बोलते हैं? थोड़ा सैडनेस में, थोड़ा निराश होके बोलते हैं ना, यस। हम दुश्मन से निराश होते हैं तो अरि का मतलब क्या है? आपके एनिमी। और हमेशा ये रीत रही है, ठीक है? ये रीत रही है, हमेशा जो हमारा बिल्कुल परम पड़ोसी होता है ना, वो हमारा दुश्मन होता ही होता है क्योंकि उसको हर जगह उँगली करनी होती है, राइट? सो कौटिल्य ने बोला कि देखो 3 तरीके के आपके दुश्मन अरि हो सकते हैं। एक तो प्राकृतिक अरि, नेचुरल एनिमी, दूसरा स्पॉन्टेनियस अरि कि भाई अभी इश्यू हुआ, लड़ाई हुई, अभी-अभी दुश्मन बना है, सहज अरि जिसको बोलते हैं। और तीसरा है कृत्रिम अरि कि भाई यहाँ आर्टिफिशियली दुश्मन दिखा रहा है, इसको खुद ही नहीं पता, काइंड ऑफ, ठीक है? ये वाला चीज़। अच्छा, जहाँ दुश्मन होते हैं, वहाँ दोस्त भी होते हैं, तो मित्र इन्होंने बात की है, जो कि हमारे सप्तांग थ्योरी का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन्होंने बोला कि अगर हमारा वाला पड़ोसी हमारा दुश्मन है, तो उस दुश्मन का पड़ोसी उसका दुश्मन होगा और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और फॉरेन पॉलिसी में जो हमारा दुश्मन का जो एकदम नेबर वाला पर्सन है ना, वो हमारा दोस्त बनेगा ही बनेगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है? अरी का मित्र, यानी कि हमारे दुश्मन का मित्र हमारा क्या हुआ? हमारा भी तो भाई दुश्मन हुआ क्योंकि हमारे दुश्मन का मित्र है। नेक्स्ट मित्र का मित्र, हमारे दोस्त का दोस्त क्या हुआ? हमारा भी दोस्त हुआ, ठीक है? ये वाली चीज़ें। नेक्स्ट अरि मित्र मित्र, अरि मित्र मित्र मतलब यानी कि अरि हमारे दुश्मन का दोस्त, यानी कि वो उसका दोस्त होएगा, तो हमारा तो क्या होगा? हमारा तो दुश्मन ही होगा। तो ये याद रखना कि जो मित्र मित्र होते हैं, वो आपके जो अरि मित्र वाला जो लोग होते हैं, उनके सामने वाला स्टेट होता है। और आपके अरि मित्र मित्र क्या होते हैं? बेसिकली जो हमारा जो मित्र है, ठीक है? बियॉन्ड मित्र, मित्र के पीछे वाला स्टेट होता है, ये ध्यान रखना। अब है पार्षणी ग्रह। पार्षणी ग्रह का मतलब क्या होता है? जो विजिगीषु यानी कि जिस हम राजा की बात कर रहे हैं, सेंट्रल जो उसकी बात कर रहे हैं, उसके जस्ट पीछे वाले स्टेट को हम क्या बोलते हैं? पार्षणी ग्रह, ठीक है? बिकॉज़ ही इज़ लाइक एन एनिमी स्टेट विथ विजिगीषु लाइक अरि स्टेट। और कहीं न कहीं हमारे जो पीछे होते हैं, पीछे वाले लोग ही पीठ में छुरा घोंपते हैं ना, तो वो दुश्मन ही होते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट होता है अकरंट, ठीक है? ये वाला मैंने स्नैपशॉट लगाया था आगे।
सो बेसिकली जो हमारे पीछे तुम्हारा दुश्मन है ना, उसके पीछे, ठीक है? उसके पीछे वाला जो हमारी स्टेट है उसको बोलेंगे अकरंट। अब देखो, अकरंत बेसिकली अगर हमारा पीछे वाला हमारा दुश्मन है, तो उसके पीछे वाला उसका दुश्मन होगा, तो हमारा क्या होगा? हमारा फ्रेंड होगा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन दोस्त है, कौन एनिमी है, ठीक है? ध्यान रखना। ठीक है? तो पार्शनी ग्रह तो अलग थे, लेकिन पार्शनी ग्रह सार, पार्शनी ग्रह हमारे दुश्मन है, लेकिन पार्शनी ग्रह सार, पार्शनी ग्रह सार कौन होते हैं? जो कि आपके पार्शनी ग्रह जो एनिमी थे, उसके दोस्त थे। तो हमारा क्या होंगे? हमारे दुश्मन ही होंगे, और ऑब्वियसली दुश्मन कौन होंगे? वो भी पीछे ही होंगे। चलो, अकरंड सार मतलब क्या है? कि जो हमारे पार्शनी ग्रह के पीछे वाले जो लोग थे, जो हमारे दोस्त थे, उसके साथ वाले लोग। अब उसके साथ वाले लोग जो हमारे ऑब्वियसली दोस्त के दोस्त क्या होंगे? ऑब्वियसली हमारे दोस्त ही होंगे। नेक्स्ट मध्यम, मध्यम बेसिकली ये कौटिल्य एक नया कंसेप्ट लेके आए थे कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस चीज़ में पार्टिसिपेट करे। कुछ स्टेट ऐसे हो सकते हैं, और ये ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि मध्यम वीक स्टेट हो, क्योंकि वो अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग है, स्पेशल स्टेट है, स्पेशल उनका स्टेटस है। दैट्स व्हाई उनको लग रहा है कि यार हम इसमें नहीं पड़ रहे, हम खुद ही बहुत मतलब काफ़ी हैं काइंड ऑफ। तो वो क्या होता है? वो आपके न्यूट्रल स्टेट आप बेसिकली बोलोगे या मिडल स्टेट बोलोगे, ठीक है? मिडल स्टेट आपका ज़्यादा पावरफुल भी हो सकता है। इवन आपको ऐसा भी हो सकता है कि 2 स्टेट मिलके भी उसको हरा ना पाएँ। ये इतना पावरफुल हो सकता है कि अगर इसने किसी भी साइड झुकाव अपना दिखा दिया, तो वो साइड तो पक्का ही जीतेगी। तो हमेशा वो सजेस्ट करते हैं कि जो मध्यम वाली जो है, ये इनको आप अपने साइड में कर लो। नेक्स्ट उदासीन, ठीक है? उदासीन बेसिकली एक ऐसी स्टेट है जो आपके विजिगीषु और उसके फ्रेंड के बीच में है, और ये ना उदासीन है, यानी कि हमेशा उदास रहता है, तो कुछ डिसाइड नहीं कर पाता। इसलिए कौन सी स्टेट है? न्यूट्रल स्टेट है। ठीक है? न्यूट्रल स्टेट है, वो कंप्लीटली न्यूट्रल रहते हैं, वॉर टाइम में भी उनको कोई मतलब नहीं। ठीक है? अगर हाँ, ही मस्ट रिमेन मोर पावरफुल देन द विजिगीषु, अरि एंड माध्यमिक ट्रायो। तो ये उदासीन स्टेट, ये ध्यान रखना, इतना न्यूट्रल क्यों रहते हैं? क्योंकि विजिगीषु, अरि उसका दोस्त, और मध्यम जो अभी मैंने बोला मोर पावरफुल, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। दैट्स व्हाई इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोने में पड़े हुए हैं, राइट? न्यूट्रल है, बढ़िया। वॉर हो रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब नहीं, ठीक है? सो दैट वाज ऑल अबाउट कौटिल्य की इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है? कुछ कुछ चीजें याद रखना। कौटिल्य ने बात करी थी कि आपका स्पाई नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें। ठीक है? नेक्स्ट आता है यहाँ पे अग्निसूक्त। अग्निसूक्त क्या है? 27वां सूक्त है, दीघा निकाय, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। निकाय का मतलब बुद्धिज्म में होता है बुक्स, ठीक है? दीघा निकाय का जो 27वां सूक्त है, उसको अग्निसूक्त बोलते हो आप। ये बात करता है कि एक डिस्कोर्स की किसके बीच में? बुद्धा के बीच में, और उनके 2 ब्राह्मण के बीच में, भारद्वाज और वशिष्ठ के बीच में, जिन्होंने अपना फैमिली छोड़ दिया था, क्या बनने के लिए? मॉन्क्स बनने के लिए। तो बुद्धा उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि कैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कैसे आपका यूनिवर्स बना है, कैसे सोशल ऑर्डर बना है, बर्थ क्या है, कैसे राजा को क्या होना चाहिए, वो सब चीजें इनको बताते हैं। एंड मोस्टली 5th-6th बीसी के अराउंड ही बना है। ठीक है? अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि राजा की क्वालिफ़िकेशन कैसे होना चाहिए, देख अभिपत्र, अभिपत्र में यानी कि मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए। दूसरा दसनत्यतारा, यानी कि सबका प्यारा होना चाहिए, ठीक है? दूसरा नेक्स्ट हो जाता है प्राशिकतरा, यानी कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि लोग उसकी बात माने, उनको सुने, उनको फॉलो करें। देन महेश कत्र, यानी कि मोस्ट कैपेबल, काबिलियत होना चाहिए। अगर ऐसा कोई इंसान है, तो वो राजा बनने के लायक है। अच्छा, इसमें अभी इतना है, लेकिन मैं थोड़ा 1-2 और चीज़ें बता देती हूँ जो इसमें लिखी नहीं हुई। तो इस अग्निसूक्त में लिख रखा है, जैसे जो बुद्धिस्ट हैं वो ब्राह्मण से कैसे अलग है वो बात करते हैं। वो बोलते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था होती है ना, वो आपके ब्राह्मणिज़्म में क्या है? बचपन से है, कि एस्क्राइब्ड है, कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर कास्ट में बॉर्न होगा, तो वो उसकी कास्ट हो जाएगी बर्थ से ही, ऑक्यूपेशन उसके कर्म से नहीं। तो ये इसके अगेंस्ट है, यहाँ पे एक चीज़ें हैं। बुद्धिज्म में 5 सेक्ट होते हैं, जो 5वां वर्ण होता है वो क्या होता है? एस्थेटिक, यानी एस्थेटिक। इसका मतलब क्या होता है? वो जो मतलब संन्यास लेके, मतलब जो नहीं बन जाते, बाबा बन जाते हैं, उनको बोलते हैं मॉन्क्स बन जाते हैं। और वो बोलते हैं कि कोई भी मॉन्क बन सकता है, वो कोई भी वर्ण का हो सकता है, बस आपको एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर ऑफ लाइफ फॉलो करना है, ठीक है? ये ध्यान रखना। और इनमें ना मोस्टली आइडल वर्शिप, यानी कि पूजा जो होती है मूर्ति के अकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन फिर बुद्धिज्म में आपको पता है और भी अलग-अलग सेक्ट बन गए, जैसे कि हिनायाना, महायाना अलग-अलग बन जाते हैं।
तो एक में जैसे कइयों में करते हैं, कइयों में नहीं करते, वो वाली सारी बात है। ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक बरनी, ठीक है? जिया और बरनी के बारे में ना ज़्यादा नहीं आता बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अ, एक जो इनका क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि यार जिस समय ये थे, उस समय इनके कंटेम्परेरी कौन-कौन थे? यानी कि कौन-कौन से राजाओं के टाइम पे ये हुए ये मतलब इन ये थे कंटेम्परेरी, ठीक है? तो अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी का आपको पता ही होगा, खिलजी ने बहुत सारी चीज़ें बेकार भी की हैं और बहुत सारी चीज़ें जो सिस्टम है वो बनाया भी, जैसे कि मार्केट सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है? वो सारा। फिर नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है? इस इंटेलिजेंट फूल कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद पूरा अपना वो ट्रांसफर किया था कैपिटल, उसमें बहुत लोग मर गए थे और फिर बोला कि नहीं यार जम नहीं रहा है, वापस चलते हैं। देन फिरोज शाह तुगलक, जिनको इम्प्रेस करने में इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी थी कि फाइनली मैं थोड़ा गरीब तो ना मरूं, मेरे को पैट्रोनेज मिल जाए, पर एंड एंड में शायद उनको भी ज्यादा पसंद नहीं आई थी, ठीक है? सो दीजिया रानी बेसिकली बोल रहे थे कि हमारा जो ये जो ईरानी बादशाही सिस्टम है ना, वैसा नहीं चलना चाहिए आपकी सल्तनत। जो राजा है, सुल्तान है, उसको रूल करना चाहिए इस्लामिक ट्रेडिशन से, यानी कि प्रॉफिट ट्रेडिशन से बेसिकली, और ना कि ईरानी बादशाही से। और बेसिकली ये बोलते थे इनकी अगर मैं वो वर्क की बात करूँगी तो फ़तवा-ए जहानदारी जो इन्होंने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, नसीहत एडवाइसेज़ के फॉर्म में है, जिसमें इन्होंने बोला है कि सुल्तान कैसा होना चाहिए, उसे कैसे काम करना चाहिए, ठीक है? और कंपेयर कहीं न कहीं की जाती है वो अर्थशास्त्र से और माकियावेली की प्रिंस से, ये ध्यान रखना। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ किंगशिप लिया है कि आइडियल सुल्तान कैसा होना चाहिए। वो सुल्तान इनके लिए सही है जो कि इस्लाम के हिसाब से रूल कर रहा है, ठीक है? टेरर उसका डर है, ठीक है? वो एक प्राइड है, एक स्टेटस है, एक डोमिनेंस है, और वो जो धर्म है उसको पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों में उसके हिसाब से न्याय वगैरह सब कुछ कर रहा है। और बेसिकली ठीक है, एक सुपीरियॉरिटी है, और अगर किसी की भी वो सुपीरियॉरिटी वो ओहदा खो गया तो वो राजा बनने लायक नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला है। क्योंकि अगर वो राजा इतना सुपीरियॉरिटी नहीं है तो फिर इस्लाम के हिसाब से रूल कैसे करेगा? तो वो वाला सिचुएशन इन्होंने बोली है। इन्होंने बोला है कि जो सुल्तान है ना, उसे छोटी-मोटी चीज़ें जैसे जज़िया वगैरह इन सब में फोकस नहीं करना चाहिए, रादर उनको इस सब चीज़ों में फोकस करना चाहिए कि ठीक है, राजा को बेसिकली इन सब चीज़ों में फ़ोकस करना चाहिए कि कैसे जो हिंदू हिंदू वग़ैरह जो आपकी जनसँख्या है, वो भी कैसे ये जो टीचिंग्स है, ये जो धर्म है, उनको एक्सेप्ट करे, ठीक है? इस तरीके से ये बात करते हैं। देन हमारे कबीर आ जाते हैं, कबीर जी जिनको आप बोलते हो संत कबीर, वाराणसी के सिटी में आपके बॉर्न हुए थे यूपी में। 15th सेंचुरी के मिस्टिक पोएट हैं, मिस्टिक पोएट यानी कि भक्ति ट्रेडिशन से आपका रिलेटेड है, सेंट है, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, 2 लाइन की जो हम बोलते हैं ना दोहा, ठीक है? कुप्लेट्स, ठीक है? दोहा उससे बिलॉन्ग करते हैं। इनका अभी भी क्लियर नहीं है कि हिंदूस थे कि मुस्लिम थे। मिले थे इनको मुस्लिम जुलाहा या कि जो बुनते हैं ना चीज़ें, उनकी फैमिली को सिटी ऑफ बनारस में, एंड तब से बेसिकली जो अगर मैं बात करूँ तो कबीर ग्रंथ हो गया, सखी हो गया, इस तरीके से इनकी बुक्स बहुत फेमस हैं। ये बात करते हैं कि यूनिवर्सल हिंदू-मुस्लिम यूनिटी की, ठीक है? उसके बाद ये वुमेन राइट्स की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि भई स्टेटस का फ़र्क नहीं होना चाहिए, ये जो कास्ट सिस्टम है उसके बेसिस में लोगों को बाँटा गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इन सब चीज़ों की बात करते हैं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की भी बात करते हैं। 1-2 क्वेश्चन आते हैं जिसकी जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो इनकी बुक्स, ठीक है? सखी ग्रंथ मैंने बोला, कबीर पंतीस जो बोलते हैं, जो उनके फॉलोवर्स होते हैं, दोहा इनका फेमस है। उसके बाद इनका एक स्टेट है, एक विलेज है, ठीक है ना? एक विलेज है जिसको आप बोलते हो कौन-सा विलेज है? बी से है नाम, ठीक है? बेरमपुर क्या है नाम बताओ, ठीक है? वो ये बोलते हैं कि वो बेसिकली ना राम राज्य काइंड ऑफ इनका एक रिप्रेजेंटेशन है। वो बोलते हैं कि यार ये ऐसा एक राज्य है ना जहाँ पे बिल्कुल सब लोग आराम से रहते हैं, ऑनेस्टी से रहते हैं, मतलब एक-दूसरे को तकलीफ नहीं देते, यूनिटी से रहते हैं, हार्मनी से रहते हैं, कोई चोरी-चारी का डर नहीं, कोई क्राइम नहीं। ऐसा इनका एक आइडियल इनका एक इन्होंने एक बात कर रखी है। वो जो नाम है, वो जो विलेज का जो इन्होंने बताया है, ये आपको मेरे को कमेंट में बताना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये आता है। फिर कबीर जी का ये भी आता है कि हिंदू-मुस्लिम यूनिटी की भी ये बात करते हैं, ये बात करते हैं सोशल हार्मनी की। उसके अलावा ये एजुकेशन पे भी थोड़ा बात करते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें आप देख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके औरोबिंदो घोष, ठीक है? तो हमने एक बड़ा चंक अभी तक कवर कर लिया है, सॉरी, ठीक है? ओके, तो अब अगर अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं की तो फटाफट से कर दो और नोटिफिकेशन तो पक्का-पक्का ऑन करके बैठो, ठीक है? लाइक भी कर दो और कमेंट में जो भी डाउट है वो मुझे बताते रहो, साथ-साथ ना पार्टिसिपेट भी करो। चलो अब बात करते हैं औरोबिंदो घोष की।
तो औरोबिंदो घोष एक ऐसे आपके फ्रीडम फाइटर मैं बोलूँ, सोशल रिफॉर्मर मैं बोलूँ जो हैं, जिनकी लाइफ ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है? एक है आपके औरोबिंदो घोष और एक है आपके श्री औरोबिंदो। तो 1910 एक ऐसा टाइम है कि जिससे पहले इनको कैटेगराइज़ किया जाता था एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है? आपको पता है मॉडरेट अगर मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करूँ जो 1885 में बनी है, तो वहाँ पे आपके 2 दल होते थे, नरम दल मॉडरेट्स और आपके गर्म दल एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है? गर्म दल में बेसिकली कौन होते थे? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है? और ये बिपिन चंद्र पाल और औरोबिंदो घोष, ठीक है? ये 4 लोग होते थे और घोष लिखा है, स्पेलिंग गलत है, ठीक है? अब डिफरेंस क्या होता था? डिफरेंस ये होता था कि जो आपके मॉडरेट्स थे, उनका तरीका ये था कि अगर हम अभी से इनके खिलाफ विद्रोह करेंगे, हम लड़ाई कर देंगे, तो ये ब्रिटिशर्स के लिए ना बहुत ही ईज़ी हो जाएगा हमारे पे कुछ भी कानून लगा के हमें जेल डालना या हमें सज़ा देना। और अगर हम जेल चल जाएँगे, सज़ा हमें मिल जाएगी, हम इधर होंगे ही नहीं, तो हम फ्रीडम नहीं कर सक ले सकते, हम सोशल रिफॉर्म नहीं कर सकते, हम रिलीजियस रिफॉर्म नहीं कर सकते। सो बेटर है कि लेटर लिखो, रिक्वेस्ट करो, ठीक है? इस तरीके से नेगोशिएशन करो और अपने को जो चाहिए वो ले लो। दूसरा जो दल था वो ये मानता था एक्सट्रीमिस्ट कि यार ये कोई तरीका नहीं है। पहली बात तो ये ब्रिटिशर्स बाहर से आए हैं, ये हमें रूल कर रहे हैं, हमें ये कॉलोनाइज़र हैं। कॉलोनाइज़र से हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा रिक्वेस्ट आपने कर ली, आपने बहुत टाइम तक कर ली बट उसका कुछ अब कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने रिक्वेस्ट कर ली, फिर आपको ये लॉलीपॉप दे देते हैं, कैरेट एंड स्टिक वाली मतलब पॉलिसी अपनाते हैं कि आपको बोलते हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम में हम आपके लिए ये कर देंगे, फिर कुछ एक्ट आता है, उसमें वो चीज़ होती ही नहीं है। फिर नेक्स्ट एक्ट आने में सालों लग जाते हैं, तो ऐसे क्या होता है, ऐसे हमारा सही से हम अपने पास फ्रीडम नहीं ले पाएँगे। तो क्यों ना हम ऐसे बोल्ड स्टेप्स लें, जैसे कि आप क्या करो बॉयकॉट करो चीज़ों को कि जो ब्रिटिशर्स का बाहर की चीज़ें उनको हटाओ, उनको बहिष्कार करो, ठीक है? पिकेटिंग करो, पिकेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर ब्रिटिशर्स का कोई दुकान है या कुछ है, वो बिक रहा है, शराब बिक रही है, कुछ बिक रही है, तो उस दुकान के सामने से खड़े होके लोगों को रोकना कि आप ये चीज़ें मत लीजिए, दैट इज़ पिकेटिंग, ठीक है? पैसिव रेजिस्टेंस करो कि ठीक है रेजिस्टेंस करो तब तक जब तक बस की है, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अपने अ, हक के लिए लड़ना पड़े तो लड़ो, ठीक है? स्वदेशी अपनाओ, स्वराज की बात करो, ये सब आपके एक्सट्रीमिस्ट बात करते हैं। तो ऑरोबिंदो घोष 1910 से पहले कौन-सी कैटेगरी में थे? एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी के थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया आपकी मूवमेंट जैसे कि जब आपका बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में जिस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्ज़न, बोला गया था कि यार एडमिनिस्ट्रेटिवली ना ये बहुत बड़ा एरिया हो रहा है और हमसे ना एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा। बट एक्चुअली में क्या था? एक्चुअली में ये था इनका कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को अलग करना था क्योंकि उस समय ना वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल के जो रूट्स थे, जड़ थे, सोशल रिफॉर्म थे, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे, दैट्स व्हाई। तो ये बात करते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट की, स्वराज मूवमेंट की, इनके बोल्ड आउटलुक क्योंकि बहुत ही दमदार थे, अच्छे मतलब स्ट्रॉन्ग लगते थे, स्पीचेस बहुत अच्छी होती थी। तो आपके ब्रिटिशर्स की नज़रों में आ गए और ब्रिटिशर्स ने इनको लगा कि अरे यार लॉर्ड मिंटो ने बोला, ठीक है? लॉर्ड मिंटो ने ये स्टेटमेंट आनी चाहती है, वो उनको इनको बोला कि मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया कि यार इंडिया में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान है, वो कौन है? औरोबिंदो घोष जी हैं। ठीक है? अब उसके बाद क्या होता है 1910 में जिस समय ये जेल का टर्म था शायद से इन्होंने कहीं न कहीं से तो स्वामी विवेकानंद जी का कोई लेक्चर सुना था जिसमें इन्होंने बात की थी स्वामी विवेकानंद जी ने कि अगर मेरे को नेशनलिज़्म राष्ट्रवाद अगर मेरे को चाहिए तो राष्ट्रवाद मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ़ पॉलिटिकल ले लो, ठीक है? राजनैतिक रूप से इंडियन लोगों के पास ले लो क्योंकि बहुत सारे ज़मींदार भी तो ऐसे हैं ना जो इंडियन हैं, वो भी तो आपके नि जो ज़मींदार हो गए, जोतेदार हो गए, ठीक है? आपके जो फार्मर्स हैं, उनको तो तकलीफ़ वही दे रहे हैं, उनसे जो ऋण होता है, टैक्स होता है लेना, ठीक है? जब अगर बारिश फसल नहीं हुई तब भी ज़बरदस्ती उनको लेना, लोग आपके कर्ज़ लेके आपका टैक्स चुका रहे हैं, तो ये भी नहीं है। तो ये अगर ऐसा पावर ट्रांसफर हो रही है जो इस ऐसे लोगों के पास में हो रही है तो पॉलिटिकली आपको मिल गया स्वराज, ठीक है, सेल्फ रूल मिल गया। बट क्या सामाजिक रूप में, क्या आपके इकोनॉमिक रूप में और सबसे इम्पोर्टेंट क्या आप स्पिरिचुअली अध्यात्म रूप में आप क्या क्या नेशनलिज्म हुआ, आपका राष्ट्रवाद हुआ? क्योंकि एक्चुअल नेशनलिज्म क्या है कि जो हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, प्राइड है वो आपका वापस आए। फिर आप जो आपको एक इक्वल राइट्स मिले, रिस्पेक्ट मिले, डिग्निटी मिले। जब समाज में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, इतना ज़्यादा डिवीज़न है, तो ये सब मिल नहीं सकता।
तब इनकी आँखें खुली और इनका 1910 से पहले जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट था ना, वो कन्वर्ट हो जाता है स्पिरिचुअल उसमें। ये बन जाते हैं श्री औरोबिंदो और ये बोलते हैं कि इंटरनल योगा की बात करते हैं। ये बोलते हैं योगा एक तरीके से एक चैनल है जिसके थ्रू हम मतलब इंटरनली एक पर्टिकुलर इंसान को कैसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है सो दैट आपके सोशल रिफॉर्म भी हो, उसकी सोच बदले, स्पिरिचुअली आपका चीज़ें हो। तो पौंडीचेरी में श्री औरोबिंदो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं जिसको आप बोलते हो इंटीग्रल योगा। सेंट्रल थीम इसका क्या होता है कि ह्यूमन लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हो एक डिवाइन लाइफ में। डिवाइन मतलब होता है दिव्य बॉडी जैसे कि देवताओं से रिलेटेड। ये बोलते थे कि अगर लोगों को स्पिरिचुअली जैसे होता है ना, कभी-कभार कुछ लोग होते हैं कि ऐसे ही कुछ भी गलतियाँ कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर एक सेंस आता है ना, ऐसे अंदर से आत्मा बोलती है कि नहीं यार ये मत कर, ये गलत है, तब आप वो चीज़ नहीं करते। तो अगर हर एक इंसान को स्पिरिचुअल रियलाइज़ेशन होगी, तब वो ट्रूली फ्री होगा, तभी वो एक तरीके से ह्यूमन नेचर ऐसे अच्छे से ट्रांसफ़ॉर्म होगा और तब आपको एक्चुअल नेशनलिज़्म, एक्चुअल फ्रीडम आपको एक्सपीरियंस होगी इस अर्थ में। तो इस तरीके से इंटीग्रल योगा का इनका एम होता है। अब अगर मैं श्री अरबिंदो से संबंधित मैं बात करूँ तो और क्या चीज़ आती है? इनके काम के बारे में पूछा जाएगा, तो सबसे पहले है कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर चलाते थे। ये भी आपका पूछा हुआ है कि कौन-सी लैंग्वेज में है? इंग्लिश, ठीक है। कौन-सा न्यूज़पेपर है? वंदे मातरम, ये कंट्रीब्यूट करते थे उसमें। कब स्टार्ट हुआ है? 1905, ठीक है। पॉलिटिकल वाले एरिया में, वही टाइम जब आपका क्या हुआ था? बंगाल का पार्टीशन हुआ था और उसके बाद 1907 में स्प्लिट हो जाता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट इनकी बुक है बेसिस ऑफ योगा, योगा के बेसिस क्या है। नेक्स्ट भगवत गीता और उसका मैसेज क्या है। नेक्स्ट द फ्यूचर एवोल्यूशन ऑफ मैन, ऑब्वियसली इनका एक एम था कि मैन जो है इंसान है उसको इवॉल्व करना है, तो फ्यूचर इवोल्यूशन इनका है। नेक्स्ट रीबर्थ और कर्मा, जिसमें बोलते हैं कि जो हम आज कर्म करेंगे वही हमारे आगे आएंगे, वही अगर पुनर्जन्म होगा तो उसका क्या कंसेप्ट है, कैसे वो वर्क करता है, सो दैट लोगों को क्या हो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो। तो रीबर्थ एंड कर्मा भी इनकी बुक है। मोस्ट फेमस बुक जो इनकी है वो है सावित्री। सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट आर्ट ऑफ गॉड, ठीक है। ये सारा इनकी बुक है। अगर आपको अभी तक नहीं याद हुई है तो एक बार स्नैपशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आपको और इसको ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अभी भी आए तो। रेवोल्यूशनरी फेज मैंने आपको पता है कि इनका जो रेवोल्यूशनरी फेज है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस था। ये सोचते थे कि यार अमेरिका वाले जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अगर वो रिवॉल्व कर सकते हैं जिनका कोई पहले कल्चर वल्चर इतना ज्यादा रिच नहीं है, जैसे इंडिया का एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन था, कल्चर था ना पुराने से, हमारी पुरानी सभ्यता कितनी थी, हमारा सिविलाइजेशन, हमारे ऋग्वेदा इंडस वैली ये सब है, हमारी तो इतनी अच्छी अच्छी रूट्स हैं। अगर वो लोग रिवॉल्यूशन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। रिवॉल्ट्स जो इटली में हुए, जो मिडीवल फ्रांस में हुए, उन्होंने इनको इंस्पायर किया कि नहीं यार हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, स्वराज, ये सब हम डिमांड कर सकते हैं। इन्होंने कांग्रेस के सेशन अटेम्प्ट किए, मतलब अटेंड करे और जिसके बेसिस पे इन्होंने फिर क्या एस्टैब्लिश किया, अनुशीलन समिति कलकत्ता में 1902 में। ये और इनके जो ब्रदर थे बरीन घोष, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया एक जो मैगजीन आती थी ना जुगांदर, ठीक है, उसमें, जिससे इंस्पायर होके जो यंग पीपल थे वो रेवोल्यूशनरी वर्क करते थे एंड उसके बेसिस में क्या हुआ, इनको इन पे वो भी होता है ना कि आप पे इल्जाम लगता है कि आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, अबेटमेंट, कि आपने अबेट किया है कि आप रेवोल्यूशनरी लोग रेवोल्यूशन करे, लोग क्राइम करे, इसलिए फिर इनको जेल भी होती है, ये ध्यान रखना। 1906 में जब आपका बंगाल का पार्टीशन हुआ, उन्होंने अपनी जो पोस्ट थी बड़ौदा में उसको क्विट करके ये कलकत्ता चले गए, जहाँ पे ये नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर बने, जहाँ पे स्वदेशी वगैरह ये सब इन्होंने आप बॉयकॉट मूवमेंट ये सब में फोकस किया। पहले पॉलिटिकल लीडर थे इंडिया में जिन्होंने ओपनली अपने ये जो वंदे भारत वाला जो न्यूज़पेपर थे उसमें ओपनली लिख दिया कि हमको तो भाई पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। इससे पहले तो उस लोगों को लगा यार बड़ा ही बोल्ड स्टेप है क्योंकि अब से पहले तो किसी ने बोला नहीं, ठीक है? ये सारी चीज़ें थी। अरविंदो घोष के बारे में अगर मैं ये वन शॉट वीडियो करा रही हूँ, लेकिन मेरे को एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने हर एक यूनिट वाइज़ ना डिटेल लेक्चर्स भी करा रखे हैं जिसके लिए आपको बिल्कुल भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो भी अवेलेबल है हमारी प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, फ्री पॉलिटिकल साइंस कोर्स, जिसमें 150 से ज़्यादा लेक्चर्स हैं, ठीक है ना?
तो वहाँ पे भी आप एक-एक करके डिटेल भी पढ़ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। सबको पता है 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। क्यों? क्योंकि 12 जनवरी को कैसे मनाते हैं हम? यूथ डे के हिसाब से मनाते हैं क्या? ये मुझे बताइए। 1863 इनका जो बर्थ ईयर है, ये भी एग्ज़ामिनेशन में आता है, इसलिए मैंने मेंशन कर रखा है। बंगाली फैमिली में पैदा हुए थे कैलकाटा में और इनका जो ओरिजिनल नेम था, वो था नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है? नरेंद्र नाथ दत्ता इनका नाम था। मेजर फोर्स रहे हैं स्वामी विवेकानंद, स्पेशली अगर मैं बात करूं कि यूथ को इंस्पायर करने में, यूथ को मोबिलाइज करने में, हिंदू जो आपके रिफॉर्म मूवमेंट्स है उसमें, क्योंकि इनका एक आपका ये बात करते थे ना न्यू वेदांता की, तो वेदांता का मतलब होता है कि वेद के अंत या वेद पे जो कमेंट्रीज होती हैं उसकी बात करते थे। वो बोलते थे कि यार ये बहुत ही सोर्स ऑफ नॉलेज है, क्योंकि इसमें सिर्फ नॉलेज नहीं होती थी, उसमें साइंस भी होती थी, उसमें रीजनिंग भी होती थी, ठीक है ना? सो इसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब क्योंकि तब से लेकर अब तक समय बहुत बदल गया है, तो इसलिए बात करते थे न्यू। न्यू का मतलब क्या है? अब के हिसाब से अभी जो है उस सिचुएशन है, उस हिसाब से हमें यूज़ करना चाहिए। और इन्होंने जो नेशनलिज़्म का कांसेप्ट, जैसे कि मैंने बताया कि नेशनलिज़्म सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल हर तरीके से होना चाहिए। वो उस कांसेप्ट को डेवलप करने में बहुत इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है? अच्छा, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे रामाकृष्ण, जिनके नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था। तो ये ऐसा नहीं था कि यार वेस्टर्न को एकदम नेग्लेक्ट कर लो, ये ना ऐसे थोड़ा थे स्मार्ट पर्सन थे। इनको था कि यार वेस्ट में ये चीज़ें चल रही है तो पूरा नेग्लेक्ट करके कुछ होगा नहीं, वेस्ट की चीज़ों से सीखो और उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करो कहीं न कहीं। ठीक है, जो वेस्टर्न वैल्यूज़ थी उससे भी ये प्रभावित थे। ऐसा नहीं था कि सीधे नेग्लेक्ट कर लिया, नहीं। कुछ चीज़ें इनको भी अच्छी लगती थी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उधर वुमेन का बोल रहे हैं कि जैसे उधर ऐसा है कि इक्वल राइट की बात हो रही है, तो वो चीज़ किसको बेकार लगेगी, ठीक है ना? अब इन्होंने बोला कि इंडियन दर्शन है, दर्शन आपको पता होगा ना, दर्शन के 6 पार्ट होते हैं, अगर आपको नहीं पता, तो न्याय, विशेषज्ञ, ठीक है, मीमांसा होती है, उसमें योगा होती है, आई थिंक 2 और चीज़ें होती हैं, ये आप मुझे बताइए। 2 और थी, मैं भूल गई, ठीक है? अ 2 मुझे याद भी थी, ठीक है? मैं भूल गई। ठीक है, वेदांता हो गया, योगा हो गया, ठीक है? इन्होंने बोला कि अगर उनकी वैल्यूज़ इधर आई है इंग्लिश के रूप में या कपड़ों के मतलब जो रहने-सहने का तरीका, कपड़े एक पर्टिकुलर पहनने का तरीका, एक पर्टिकुलर खाने का तरीका में, तो यहाँ की वैल्यूज़ भी तो मैं पूरे वेस्ट में फैला सकता हूँ, मैं पूरे दुनिया में फैला सकता हूँ। तो इनका ये था, ठीक है? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये वो बोलते थे कि ठीक है भई, अब हम क्या करेंगे, इंटरफ़ेथ अवेयरनेस फैलाएँगे, हिंदुइज़्म को एक वर्ल्ड का मेजर रिलीजन बनाएँगे ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी, ये इनका मेन बात था। 1893 में इन्होंने विवेकानंद नाम लिया, क्योंकि मैंने बताया था ना पहले इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उसके बाद इन्होंने अपना नाम चेंज किया था सच्चिदानंद से। लेकिन उसके बाद जब महाराजा अजीत सिंह ऑफ खेतरी स्टेट थे, वो उन्होंने इनको सजेस्ट किया 1893 में कि आप ना विवेकानंद कीजिए, वो सही है, क्योंकि आप में विवेक, पेशेंस बहुत है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, वो इनको बोलते थे कि नहीं, आप हो मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये जो मॉडर्न इंडिया है, उसके आप मतलब कर्ता-धर्ता फाउंडर मेकर हो, ठीक है? इस तरीके से। वेदांता का मतलब क्या होता है? वेदांता का मतलब होता है कि आपका जो गॉड और मैन है ना, वही वो एक है, ठीक है? और यूनिवर्स एक है। इंसान के अंदर ही भगवान के कुछ अंश हैं, वो आपके किस हिसाब से आप डिसीजन लेते हो, किस हिसाब से आप सही रास्ता अपनाते हो, उससे आपका पता चलता है, उससे वो अप्लाई होता है। और यूनिवर्स के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आप में ही है। ये बोलते थे कि लाइफ ऑफ रिनंसिएशन का मतलब त्याग का जीवन जी के, बिल्कुल ऐसे सन्यासी बन के ही कोई स्पिरिचुअल पाथ नहीं अपना सकता, बल्कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी स्पिरिचुअलिटी को आप अपना सकते हो। कैसे? सेल्फलेस एक्शन करके, ठीक है? कि बिना अपने सोचे दूसरों के लिए काम करके, निस्वार्थ कार्य करके। क्यों? क्योंकि सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस ऑफ गॉड, कि इंसान की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है, ये वाला इनका थॉट था। इनका अगर मैं बात करूँ तो 1893 में इनका मैंने बताया था ना, इन्होंने टाइटल विवेकानंद लिया।
उसी साल इनकी एक स्पीच है जो कि बहुत फेमस है, वर्ल्ड रिलीजन, एक पार्लियामेंट थी आपकी वर्ल्ड रिलीजन कहाँ पे? शिकागो में। इन्होंने अपनी स्पीच की स्टार्टिंग कैसे की कि अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, इस तरीके से, और बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक मतलब आपका कवर किए कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कैसे होता है, सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस कैसे होती है, रिलीजन क्या होता है, जिसकी वजह से जो हिंदुइज्म जो नियो वेदांता था ना, वो आपका ग्लोबल लेवल में बहुत फेमस हो गया। एंड ये बात करते थे कि अगर मैं बात करूँ इनके लिटरेरी वर्क की हम बात कर लेते हैं, तो बेसिकली ये बोलते थे कि देखो मोक्ष वगैरह ना 4 तरीके होते हैं अलग-अलग इस तरीके से अपनाने के, और ये अलग-अलग बात करते थे, जैसे राजयोग की बात करते थे, कर्म राजा वाला से की ड्यूटीज, कर्म यानी कि काम वाला, ज्ञान योग यानी कि ज्ञान से, चौथा है भक्ति करके, भक्ति योग, ये 4 इनकी बुक है। मेन इनका एम्फेसिस ये था कि एजुकेशन होनी चाहिए। हमारी जो मदरलैंड है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा पुराना कल्चर और ट्रेडिशन बाकी पूरे दुनिया से सबसे अच्छा था, साइंस, इंजीनियरिंग सब कुछ था हमारे वेदा या हमारी पुरानी नॉलेज में। तो अभी भी क्या होना चाहिए, रीजनरेट करो वो सारी नॉलेज को। उससे, और इन्होंने बोला कि मैन बिल्डिंग का है, मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि चीजें पढ़ा दी, नहीं, लोगों का कैरेक्टर बनाना, लोगों की पर्सनैलिटी बनाना, लोगों का एक माइंड रीजनिंग बनाना, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एजुकेशन का। ठीक है? नेक्स्ट इज़ बाल गंगाधर तिलक। कौन-कौन थक गया है अभी तक मुझे बताइए, क्योंकि मैं नहीं थकी हूँ, स्पेशली मैं बोल रही हूँ तभी भी, ठीक है? सो तिलक जी की बात मैं क्या करूँ, ठीक है? इतनी बोल्ड पर्सनैलिटी, ऑब्वियसली ये भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के ही थे। सो फादर ऑफ इंडियन आपके अनरेस्ट बोलते थे वैलेंटाइन शिरोल, ठीक है इनको। और इनको और भी टाइटल दे रखा है जैसे लोकमान्य। लोकमान्य यानी कि लोक यानी कि लोगों के द्वारा मान्य, एक्सेप्ट किए जाने वाला, एज़ अ लीडर इनको बोलते थे। महात्मा गांधी इनको बोलते थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस किसको बोलते थे? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्वामी विवेकानंद जी को। महात्मा गांधी किसको बोलते थे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। तिलक जी वन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट आपको मिलेंगे जो बात करते थे स्वराज की, और जो कि इन्होंने बहुत ज्यादा अपनी जो संगठन था आपका होम रूल लीग जो मूवमेंट थी, ठीक है, उसमें इन्होंने बहुत जोर जोर के बोला है कि हमें क्या चाहिए, होम रूल चाहिए। एंड ये स्ट्रॉन्ग रेडिकल थे, ठीक है, रेडिकल इंडियन कॉन्शियसनेस रेडिकली आना चाहिए। इनका ना मराठी में एक इनका कोट है, ठीक है, एक उदाहरण है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ये बोलते हैं स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल टेक इट, ठीक है। सो बेसिकली स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरी फ्रीडम, और मैं तो इसे लेके रहूंगा, काइंड ऑफ, ठीक है। अब इनको था कि यार स्वराज ऐसे ही तो नहीं मिलेगा, और मैं सिर्फ बोल के नहीं जा सकता, मुझे तो कुछ चीज करनी भी है, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शन कैसे हो, एक्शन तो ऐसे होगा ना जब लोग मेरे साथ हैं, तो मास को मोबिलाइज तो करना होगा। तो कैसे लोग कहाँ आते हैं यार इकट्ठे, लोग आते हैं गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल में, लोग आते हैं शिवाजी फेस्टिवल में, तो तब मैं लोगों को मोबिलाइज करूंगा, तब मैं उनको बताऊंगा कि उस समय ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा अवेलेबल हो लिटरेचर या ये सब चीजें, जैसे अब आजकल तो क्या है व्हाट्सएप वगैरह ये सब चीजें हैं, लेकिन उस समय तो नहीं थी ना। तो इसलिए सो विष्णु शास्त्री चिपलांकर से इंस्पायर होके, प्रेरित होके इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल उनके साथ फाउंड किया था, जो कि बात था सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 1880 में। तो पहले ये पढ़ाते थे, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये पढ़ाना वगैरह छोड़ के, अपना सारा एजुकेशन वाला छोड़ के सीधे डायरेक्टली पॉलिटिकल उसमें लग जाते हैं। इनका गोल ये था कि हम ना इंडियन जो यूथ है उनकी जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी अच्छी करें। और आपको पता है ये मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो स्ट्रांग थे भाई, मैथ तो मुझे भी नहीं आती इतनी अच्छे से। अब वो स्कूल बहुत सक्सेसफुल हो गया। अब वो सक्सेसफुल हो गया तो इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंड की 1884 में, जो कि बहुत इजीली नहीं हुई थी, उसके लिए भी बहुत लड़ना पड़ा था, लेकिन ऑब्वियसली बोल्ड थे तो हो जाता था। और इन्होंने यंग इंडियंस को नेशनलिस्ट जो हैं आइडियाज बताए, उनको इंडियन कल्चर के बारे में सिखाया। जो सोसाइटी थी, फिर उस सोसाइटी ने, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने आपका फर्गसन कॉलेज बनाया 1885 में, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आप क्या करोगे उससे संबंधित था। तिलक जी ने वहां पे क्या पढ़ाते थे, वो पढ़ाते थे मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे।
फिर बाद में क्या हो जाता है, बाद में वो उसको छोड़ के पूरा प्रॉपर्ली फुल टाइम पॉलिटिकल आपके स्वराज वगैरह किस तरीके से वो करना है, उस साइड में आ जाते हैं। होम रूल लीग आपका स्टार्ट करते हैं, जिसमें बात करते हैं कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है, मैं लेके रहूँगा, तो कैसे वो होगा, ये सारी जो कि एनी बेसेंट और इनकी जो होम रूल लीग है, जो अलग-अलग रहती है। कुछ अगर मैं लिटरेरी वर्क की बात करूँ, तो मुझे बताइए अच्छा, रवीन्द्रनाथ टैगोर तो अभी तक नहीं हुआ है ना आई थिंक कवर? ठीक है आई थिंक हमने स्वामी विवेकानंद जी की ही बात करी है। सो बेसिकली अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनका एक इन्होंने आर्कटिक हम बात करी थी कि इन्होंने बोला था कि जो आर्यन्स है ना बेसिकली वो कहाँ से है, वो आर्कटिक रीजन से आए हैं, ये याद रखना। गीता रहस्य की अगर मैं बात करती हूँ तो वो बात होती है। द ओरियन करके इनकी एक बुक है, ठीक है? उसके बाद आर्कटिक होम ऑफ वेदास करके है इनकी बुक, ठीक है? और कोई बुक है जो इनकी फेमस है मतलब ये सब ना एग्ज़ाम में ज़्यादा आती हैं। बाकी अभी हम ये कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना सिर्फ़ वो ही आपको अभी कवर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है? भीमराव अंबेडकर जिनको आप बाबा साहेब भी बोलते हो, जिनको बोलते हो कि इंडिया का जो लीगल सिस्टम है उसका उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, चीफ आर्किटेक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे ये। मॉडर्न मनु कहा जाता है क्योंकि मनु जी ने हमारा धर्म सूत्र हमें दिया था, वैसे ही हमारा जो लीगल हमारा जो लॉ है अभी का वो हम भीमराव अंबेडकर जी की इम्पोर्टेंस है। अच्छा ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या होता है कि ड्राफ्ट करना कि लिखो ऐसे कि उसकी एक ही व्याख्या बने, वो बहुत ही मुश्किल होता है। अनडिस्प्यूटेड लीडर रहे हैं ये शेड्यूल्ड कास्ट के, ठीक है? और इनकी कुछ वर्क जो ये बार-बार ये ना एग्ज़ाम में आया था इसलिए मैंने यहाँ पे लाल रखा है। इनका वर्क मूक नायक यानी कि जो बोल नहीं सकते उनके नायक लीडर, ठीक है? 1920 में इनकी बुक थी। बहिष्कृत भारत, ठीक है? ऑस्ट्रेसाइज़ इंडिया ये जो 1924 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था वो इनसे संबंधित है। देन समता इक्वालिटी ये बुक है 1928 की, ठीक है? देन जनता द पीपल 1930 की बुक है। प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध का मतलब क्या है? एनलाइटेड, ठीक है? नॉलेज, ठीक है? ये है 1956 की, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अम्बेडकर जी मैंने जैसे बोला आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, मिनिस्टर ऑफ लॉ और जस्टिस थे, पहली कैबिनेट जो आपके जवाहरलाल नेहरू की हुई थी 1947 से 51 तक, लेकिन फिर बाद में वो हट भी जाते हैं क्यों? क्योंकि हिंदू कोड बिल पास नहीं हो रहा था, उससे ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि यार ये क्या बात है, लोगों को इम्पोर्टेंस ही नहीं है ये सारा, ठीक है? इनको हम बाबा साहिब के नाम से बोलते हैं। इंडिया से पहले पर्सन जिन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी करी होगी वो दैट वाज़ भीमराव अम्बेडकर जी। अच्छा जब आरबीआई बैंक बना था तो हडसन कमिटी इस तरीके से बैठी थी ना तो उस समय भी ये उधर के मेंबर थे, ध्यान रखना। और ये जब रिटर्न टू लंदन एक तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जब इनको मिली थी मास्टर डिग्री इनकी इन्होंने कंप्लीट की। इनकी थीसिस के बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी कि रूपी की क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से शुरू हुई, क्या उसका सॉल्यूशन है, वो किसकी है, कब की, किसकी थी, मतलब इनकी थीसिस का नाम बेसिकली इस तरीके से पीवाईक्यू आ रखा है। अब क्योंकि इनकी जो एजुकेशन थी वो पूरी स्कॉलरशिप फंड की गई थी स्टेट प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा ने, तो इनके पास रिस्ट्रिक्शंस थी कि जब वो अपनी एजुकेशन पूरी कर लेंगे तो उनको ही ये प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा को के उधर ही ये काम करेंगे। अब फिर इन्होंने लॉ प्रैक्टिस किया बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब ये क्या बोलते थे? ये बोलते थे टायर्ड लिखा है, ही ट्राइड टू प्रमोट ठीक है? ठीक है, तो इन्होंने कोशिश की कि जो अनटचेबल्स हैं, इन्होंने बोला कि देखो, मैं इस स्टेज में क्यों हूँ? क्योंकि मैं मेरा एजुकेशन अच्छा हो गया, तो कहीं न कहीं एजुकेशन ने मेरा कास्ट एंड क्लास एकदम चेंज कर दिया। तो इन्होंने बोला था कि जो उस समय ना अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा फॉलो होती थी, ठीक है? तो उसमें और उन्होंने बोला कि अगर आपको इन सब चीज़ों से निकलना है, अपने आप को ऊपर करना है, तो इसका सिर्फ़ एकमात्र दैट इज़ एजुकेशन। तो एजुकेशन में इन्होंने फ़ोकस किया। पहला इनका जो ऑर्गेनाइज़ेशन था इन्होंने बनाया था दैट वाज़ बहिष्कृत हितकर्मी सभा, जिसका मेन फ़ोकस था कि एजुकेशन को प्रमोट करे, सोशल इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट हो सामाजिक, ठीक है? और इन्होंने बोला कि जो आउटकास्ट हैं, ठीक है? जिनको एकदम कास्ट में एकदम बाहर निकाला गया, बहिष्कृत वर्ग है ना, उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, जिनको उस समय कहा जाता था डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है ना? नेक्स्ट दिसंबर 5 1927 में थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर्स को जॉइन करके इन्होंने मनुस्मृति भी चलाई थी क्योंकि उसमें वर्ण सिस्टम पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस था, वुमेन राइट्स पे नहीं था, तो बेसिकली वर्ण सिस्टम ज्यादा इनको टच कर रहा था।
एनुअली इसलिए कुछ लोग अभी भी क्या करते हैं, 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस बनाते हैं, मेनली अम्बेडकराइट्स या दलित्स। और वैसे क्या है, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे भी बनता है, ये ध्यान रखना। किसकी याद में बनता है ये आप मुझे बताएंगे। 1930 में अंबेडकर जी ने कालाराम टेम्पल मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। नासिक में क्या होता था कि आपका मूवमेंट कि अगर एक पर्टिकुलर आप वर्ड से रिलेट करते हो तो आपको मंदिर नहीं आने दिया जाता। तो इन्होंने बोला कि नहीं यार, ऐसे क्या है, मंदिर जाना, हमें भी तो पूजा करनी है, हमारा भी सही है तो हमें भी जाना है। तो इस तरीके से ये सब लोग मिलके मंदिर गए थे, तो वो कालाराम टेम्पल मूवमेंट होती है। 1932 में जब ब्रिटिश कॉलोनियल ने बोला कि हम ना सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, स्पेशली इलेक्शन करेंगे तो एक पर्टिकुलर सीट्स हम सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए फिक्स कर देंगे। उस सीट में अगर सपोज हमने डिप्रेस्ड क्लास के लिए फिक्स किए तो जो कैंडिडेट होगा वो भी डिप्रेस्ड क्लास का होगा, और जो वोटर्स होंगे ना, वो ऐसा नहीं कि सब लोग वोट करेंगे, वोटर्स भी सारे डिप्रेस्ड क्लास के होंगे। तो दैट वाज कि सेपरेट इलेक्शन हो रहे हैं, राइट। तो इन्होंने क्या बोला था, इन द वो कम्युनल अवार्ड नहीं आया था रैमसे मैकडॉनल्ड का, तो इन्होंने उसको बोला था कि हाँ हाँ भाई ठीक है। गांधी जी ने उसके खिलाफ फास्ट किया था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने बोला था कि यार, अगर पहले ही हिंदू मुस्लिम को अलग कर चुके हैं ब्रिटिशर्स, अब अगर हिंदूज में भी अलग-अलग सेक्ट, अलग-अलग वर्ण अलग हो जाएँगे तो फिर तो हो गया, ये डिवाइड एंड रूल वाला बहुत हो गया, हमें कभी आगे स्वराज या हमें इंडिपेंडेंस ऐसे नहीं मिल सकती। इसलिए जो गांधी जी जो कि येरवडा जेल में थे, सेंट्रल जेल ऑफ पूना, उन्होंने फास्ट किया तो उनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में हो जाता है देन पूना पैक्ट, ठीक है? जिसमें ये मानते हैं रिजर्व्ड सीट्स के लिए, जिसमें वोट तो सब लोग करेंगे लेकिन इतनी सीट्स एक पर्टिकुलर डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्व होगी। और उसमें भी जितना ये सेपरेट इलेक्टोरल में सीट दे रहे थे ना, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो इस तरीके से 1915 के बाद इन्होंने बोला कि यार, ये जो वर्ण वगैरह ये हिंदुइज्म में है। आई थिंक मैं पीछे बैकग्राउंड में, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो उजाला हो रहा था, अब थोड़ा अंधेरा हो गया। आई थिंक मेरे में थोड़ा डल आ रही होंगी। बिल्कुल ऐसा लगा होगा कि अंधेरे में क्या बैठी हुई है, एक लैपटॉप की लाइट से ही मेरे फेस में आ रहा है बस, क्योंकि उस समय बाहर आ रहा था। चलो ठीक है। कोई बात नहीं, तुम्हें बस एक सुनाई देनी चाहिए, ठीक है? 1915 में इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट जो थे उनकी अटेंशन ड्रॉ की, और सारे लोग कहाँ पे ट्रैवल करें, सीलोन, ठीक है? जहाँ पे जो अब क्या है, श्रीलंका है। और वहाँ पे इन्होंने मीटिंग अटेंड की थी कि वर्ल्ड फेलोशिप ऑन बुद्धिज्म। अभी बुद्धिज्म से इतना प्रभावित हुए थे कि यार, यहाँ पे तो वर्ण सिस्टम नहीं है, यहाँ पे है कि कर्म के बेसिस में आपको चीजें मिलती हैं। तो इनको ये सही लगा। तो 1955 में इन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा आपकी ऑर्गेनाइज की थी, फाउंड की थी, जिसको बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कहते हैं। और 1956 में इन्होंने अपना फाइनल वर्क बुद्धा एंड हिज धर्मा कंप्लीट किया था, जो कि इनके मरणोपरांत पब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखना। ठीक है, कन्वर्जन कर लिया था ना इन्होंने बुद्धिज्म में। इनका और भी वर्क बहुत फेमस है, जैसे बुद्धा और कार्ल मार्क्स, या रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन एंशिएंट इंडिया में। और ये अभी इनका इनकम्प्लीट रहा था, रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, ये इनका अधूरा रह गया था। 1990 में इनको इनके मरणोपरांत क्या मिला था, इंडिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड भारत रत्न मिला था। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है एम.एन. रॉय, ठीक है? कितने लोग थक गए हैं? ऑल गुड, ठीक है? सारे थिंकर कवर करके जाने वाले हैं आज हम, जितनी भी लंबी क्लास हो। तो लाइक ज़रूर कर लो, कोई भी अगर दुविधा है, कुछ है, डाउट है या कुछ भी है, कमेंट सेक्शन में लिख दो। और थोड़ा तमीज़ से, ठीक है, चीज़ें याद करने के पर्पज़ से बैठो और शेयर करना, ठीक है? जितना अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो का होगा ना, उतने अच्छे फिर आपके मैराथन आएँगे, नहीं तो नहीं आएँगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई। मनवेंद्र नाथ टैगोर, सॉरी रॉय, जिनको आप एम.एन. रॉय बोलते हो, 21 मार्च, तो बेसिकली इंडियन कम्युनिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी थे, रेडिकल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, जो कि बेसिकली बात करते 20th सेंचुरी की। ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कम्युनिज्म की बात करी होगी, जो इंडियन वर्जन में, लेकिन इनका ये वर्जन जो था, कार्ल मार्क्स या लेनिन जैसा नहीं था। इवन ये उनसे बहुत सारे पॉइंट्स में डिसएग्री करते थे। स्टिल ये फाउंडर थे मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, जो कि आपका 1920 में बाहर बनाई है, इंडिया में कब बनाई है, 1925 में, ये ध्यान रखना। फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म है, पहले रेवोल्यूशनरी है जिनकी बात होती है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी होनी चाहिए, ये भी इन्होंने बोला था। पहले रेडिकल वॉइस आपको दिखेगी 1905 में एम एन रॉय की, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था।
इन्होंने अपना करियर एक मिलिटेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के जैसे स्टार्ट किया था, फिर इंडिया छोड़ा कि ठीक है यार, थोड़ा हथियार-वथियार लेके आते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हैं और अपना फ्रीडम ले लेते हैं। फिर ऐसे कर के ये अलग-अलग जगह चले जाते हैं, देन ये फाइनली यूएस में जाते हैं, फिर नीचे मेक्सिको, वहाँ पे कम्युनिस्ट आपकी सोसाइटी बनाते हैं। इनका जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है वो है न्यू ह्यूमैनिज़्म, जिसको आप बोलते हो रेडिकल ह्यूमैनिज्म, ठीक है? बिकॉज़ ये बेस्ड है लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन बायोलॉजी एंड सोशल साइंसेज़ में, और इन्होंने बोला था कि यार गॉड वॉड ये सब नहीं होते, वर्ल्डली रियलिटी जो है ना, एक्स्ट्रा वर्ल्डली रियलिटी ये कुछ नहीं होती। रेडिकल ह्यूमैनिज्म क्या बात करता है? रेडिकल ह्यूमैनिज्म भगवान की बात नहीं करता, बल्कि इंसान की बात करता है। एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा हो गया या तत्व मीमांसा हो गया, एथिक्स ऑफ ह्यूमन की ह्यूमन कैसे रह रहे हैं, किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो, तो तुम अपने जो तुम्हारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ह्यूमन सेंट्रिक होने चाहिए रादर देन गॉड सेंट्रिक, ठीक है? ये सब बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा एमएन रॉय की कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का आप मुझे नाम बताओगे और कुछ बुक्स का आप मुझे नाम बताओ। नेक्स्ट आ जाते हैं कि द स्टार ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल दैट वाज महात्मा गांधी, जिसको आप राष्ट्रपिता बोलते हो, जिनको आप लिटरेरी वर्क, अगर मैं बात करूं लिटरेरी इन्फ्लुएंस इन पे किस किस का रहा है, तो जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट, एमर्सन, थोरू, लियो टॉल्स्टॉय, बाइबल एंड गीता। गीता बेसिकली इन्होंने कब पढ़ी थी? जब ये इनर सर्कल लॉ पढ़ने गए थे लंदन, तब ये गीता पढ़ी थी इन्होंने। इनका जो मैं काम बताऊँ कि इनकी कुछ बुक्स वर्क्स लिख रखा है, वर्क है, ठीक है? वो है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज ऐसी बुक थी इनकी जो कि गुजराती में नहीं थी, याद रखना, 1909 में लिखी गई थी, ईयर भी पूछा जाता है। इनकी आत्मकथा है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ 1927 में, जिसमें गांधी जी के लाइफ के सारे इवेंट अप टू ईयर 1922 उस बुक में दे रखे हैं। इनको और भी अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे महात्मा, ठीक है, संत, जैसे जो कि टाइटल रवींद्रनाथ टैगोर जी ने इनको दिया था 1917 में। मलंग बाबा, नंगा फ़कीर, ये वाला टाइटल इनको दिया था जो रेड शर्ट मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुई थी 1930 में कबालियोस ने, ठीक है। इंडियन फ़कीर या फिर ट्रेटर फ़कीर, ये कौन बोलता है इनको? विंस्टन चर्चिल बोलते हैं 1931 में। हाफ नेकेड सेंट बेसिकली इनको फ्रैंक मॉरिस बोलते हैं 1931 में। राष्ट्रपिता का जो टाइटल है फादर ऑफ द नेशन, ये इनको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था 1944 में, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें। देन अगर मैं इनके लाइफ इवेंट की बात करूँ तो गांधी जी जाते हैं साउथ अफ्रीका अपना लॉ कंप्लीट करके 1893 में। 1894 में उधर नेटल इंडियन कांग्रेस फाउंड होती है। देन 1899 में ये इंडियन एम्बुलेंस कोर आपकी फाउंड होती है, जो कि जब बोर वॉर्स चल रहे थे, ठीक है? उस समय बोर वॉर्स के अगेंस्ट स्पेन थे, ये मुझे बताइए? उस समय जो भी जैसे जख्मी हुआ, कुछ हुआ, तो उसको प्रॉपर मेडिकल सर्विस फटाफट से देना उसका काम था, और इसके लिए इनको एक टाइटल भी मिलता है, वो भी मैं बताती हूँ। 1904 में इन्होंने सबसे पहले एक इंडियन ओपिनियन मैगज़ीन इन्होंने स्टार्ट करी, और इन्होंने फिनिक्स फार्म स्टार्ट किया। तो ऐसे पूछा जाता है कि गांधी जी ने सबसे पहला फार्म कौन-सा बनाया? तो आप बोलोगे फिनिक्स फार्म, ठीक है? देन 1906 में ये जो यहाँ पे डिसोबीडिएंट क्या बोलते हैं, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वगैरह था। ऐसा नहीं था कि इंडिया में पहली बार कर रहे थे, वो बाहर भी करके आए थे, ठीक है? 1906 में फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इनका स्टार्ट हुआ सत्याग्रह, जो कि एशियाटिक ऑर्डर जो था, जिसमें ये था कि जितने भी एशियन लोग थे, ब्लैक लोग थे, उनको प्रॉपर एक पास लेके जाना होता था कि अगर आपके पास पास है तभी आप बाहर जा सकते हो, और टाइमिंग फिक्स होती थी कि इतने से इतने टाइम में ही बाहर जा सकते हो, या इस रोड से नहीं जाना, इस व्हीकल से नहीं जाना, तो उसके अगेंस्ट आपका क्या था? फिर क्या था? रजिस्ट्रेशन आपको कराना इम्पोर्टेंट है, कंपल्सरी है। उसके अगेंस्ट पहला सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन्होंने किया था ट्रांसवाल में। देन 1907 में इन्होंने सत्याग्रह किया, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन था कि आपका कि ये जो एक्ट था, जो ब्लैक एक्ट पास हो गया था, ठीक है? पास, इससे पहले ऑर्डिनेंस आई थी, ठीक है? उसके बाद ये जो एक्ट था वो पास हो गया था। इस एक्ट को काला कानून भी बोलते थे, ब्लैक एक्ट भी बोलते थे ट्रांसवाल में। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह किया। फिर इनका पहला जेल टर्म होता है, क्योंकि सत्याग्रह वगैरह करेंगे तो पहले ट्रायल होगा, इम्प्रिजनमेंट होगी, तो सबसे पहला जेल टर्म इधर कब हुआ? 1908 में, कहाँ? जोहान्सबर्ग जेल। जोहान्सबर्ग की योहान्सबर्ग बोलते हैं वैसे इसको, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट 1910 में इन्होंने फाउंडेशन किया टॉल्स्टॉय फार्म। तो पहला आपका फिनिक्स फार्म, देन टॉल्स्टॉय फार्म, और लेटर आप इसको बोलते हो गांधी आश्रम। कहाँ पे? योहान्सबर्ग में ही ऑब्वियसली।
1913 में इन्होंने सत्याग्रह किया, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया कि अगर कोई भी नॉन क्रिश्चियन मैरिज करेगा, कि जो क्या है क्रिश्चियन के बिना कोई मैरिज करेगा, यानी कि एक पार्टी क्रिश्चियन नहीं होगी, तो हम उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, कि शादी नहीं है तो फिर बच्चों के लिए जो प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, कुछ राइट्स नहीं है, तो ये सारी चीजें, तो उसके खिलाफ सत्याग्रह किया। 1914 में इनको कैसरे हिंद का टाइटल मिलता है। क्यों? क्योंकि जिस समय बोर वॉर्स हो रहे थे पहले, उसमें इंडियन एम्बुलेंस कोर इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, इसलिए। अब 1915 में क्या होते हैं? इंडिया आ जाते हैं, ठीक है? और इसी को हम क्या बोलते हैं? अप्रवासी दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 9 जनवरी है कि कौन-सा जनवरी है? मुझे बताइए। ठीक है, इंडिया आ जाते हैं। 21 साल अपनी लाइफ के साउथ अफ्रीका में बिता के, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी। अब इनके मेंटर कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, जो बोलते हैं कि यार 1 साल पूरा इंडिया में घूमो, प्रॉब्लम समझो और उसके बाद देखते हैं ना कि क्या सॉल्यूशन है। पहले लोगों को समझो तो सही। ये अपने गुरु की बहुत अच्छी बात मानते हैं। तो अब ये 1 साल घूमे, सब कुछ समझा, फिर इनको समझ में आया कि यार ये जो टैक्स लॉज़ है ना, ये फेयर नहीं है। ठीक है? तो 1917 में इन्होंने बोला, पहला सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चंपारण जाते हैं बिहार में, क्योंकि राजकुमार शुक्ला उनको मनाते हैं कि भाई इधर आओ, यहाँ पे तो फार्मर की सिचुएशन बहुत खराब है। 3 कठिया सिस्टम है कि अगर 20th पार्ट है तुम्हारी लैंड का, तो तीसरे 3/20th पार्ट में आपको पक्का पक्का क्या उगाना है? नील की खेती करनी है। ठीक है? तो इसमें ये हरी कथा सिस्टम क्यों लिखा हुआ है? 3 गठिया सिस्टम है, ठीक है? अब किसी और से बोलो ना कि हाँ भाई पीडीएफ बना के किसी को हायर करो ना, यही दिक्कत होती है। चलो, कोई नहीं, मैं बता देती हूँ, ठीक है? अब इसमें क्या था कि यार अब कमर्शियल क्रॉप आप उगा रहे हो, अब इसको तुम खा तो सकते नहीं हो नील को, ना कॉटन को खा सकते हो, और तुम इसको बेच भी अपने हिसाब से नहीं सकते, ब्रिटिशर्स ने दाम फिक्स कर रखा है, उसमें ही बेचना होता है। अब क्या होता है कि 4-5 साल अगर कंटिन्यूअसली आप उसमें ये चीज़ उगाते हो, तो जो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, उपज होती है, वो खराब हो जाती है। तो तुम्हारा 3/20 लैंड भी खराब हो गया, तो एक्सप्लॉइटेटरी था। उसके अलावा टैक्स तुमसे बहुत ज़्यादा लिया जाता है, 50% आप टैक्स पे ले लेते हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, ठीक है? उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं-नहीं ये सब चीज़ें नहीं चलेगा, तो ये तीन खाटिया सिस्टम हट जाता है। देन खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में, ठीक है? केक करके आप याद करते हो ना, चंपारण, खेड़ा, ठीक है? इस तरीके से आप याद करते हो। ये बेसिकली गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ना 1 साल से ऐसा हो रहा था कि बार-बार सूखा पड़ रहा था, क्रॉप फेल हो रही थी, लेकिन जो फार्मर्स थे उनको बार-बार बोला जाता था कि नहीं हम आपसे टैक्स लेंगे ही लेंगे, टैक्स में कुछ कटौती नहीं होगी। अब लोग क्या कर रहे हैं, बार-बार आपका कर्ज़ ले रहे हैं, फिर उसके बाद टैक्स दे रहे हैं, तो बार-बार ना कर्ज़ में डूबे जा रहे हैं, सर्कल बन रहा है, फ़ोर्स्ड लेबर हो रही है। अब इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अगर आपकी फसल मरी है तो हमें कुछ नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने फार्मर लेड प्रोटेस्ट करते हैं, और इन्होंने बोला है कि ऐसे में टैक्स नहीं होगा, क्योंकि फेमाइन जब सूखा पड़ा है, लोगों के खाने के लिए नहीं है, और आप ऊपर से बोल रहे हो पैसे दो आपको, ठीक है? दैट इज नॉट फेयर। 1918 में अहमदाबाद जाते हैं ये, देन अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक होती है। मिल वर्कर का क्या था कि 35% उनको चाहिए था हाइक वेजेस में, हाई मतलब कि एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे थे। प्लेग जब होता है, ठीक है, बुबोनिक प्लेग जब फैलता है, उस समय का बोनस होता था। बोनस उनको प्रॉमिस किया गया था कि आप काम करोगे तो 35% आपको हाइक मिलेगा, बोनस मिलेगा। बोनस और हाइक तो छोड़ो, उनका पैसा कम कर लिया गया। ठीक है, वहाँ पे तो फिर ये क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है अहमदाबाद वाले सिचुएशन में कि हंगर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, हंगर स्ट्राइक होती है फर्स्ट इनकी। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है जलियांवाला बाग मैसेकर है, जहाँ पे आपकी जो सेडिशन कमिटी थी, जस्टिन सिडनी रॉलेट के जो हेड थे, उन्होंने पास किया था रॉलेट एक्ट, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पावर मिल जाती है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक अनलॉफुल और या डेंजरस एक्टिविटी हो रही है, लोग एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपको पूरी पावर है अनकंडीशनल कि आप उनके खिलाफ आर्म्स हथियार यूज कर सकते हो। और इसको काला कानून बोला गया था, और ये वाइडली सबने बोला था कि यार ये क्या बात है, ऐसे तो गवर्नमेंट को कुछ भी लग सकता है, वो किसी को भी मार देगी। तो रॉलेट एक्ट बेसिकली, जब आपको पता है ये सब लोग बैसाखी मनाने के लिए आए थे जलियांवाला बाग में, और अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में वो एकदम से जनरल डायर आया और सब पे फायर कर दिया, और हजारों लोग मर गए थे, ठीक है? एक्चुअल पता नहीं कि क्या स्टेटस है, बट हजारों तो मरे होंगे, ठीक है? ये वाला बात है, तो उसके खिलाफ इन्होंने बात करी थी, और ये पहले थे कि इनके खिलाफ बोल दिया था कि तुम आओ,
तुमको बताते हैं, इन्होंने बोला था कि मैं तो नहीं मान रहा। तो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सीधे गवर्नमेंट को बोला है कि भाई मैं तुम्हारा कानून नहीं मान रहा। तो उधर ही इनकी जो रिस्पेक्ट है ना वो कहाँ, तो लोगों ने बोला अरे यार आप तो महात्मा हो काइंड ऑफ, ठीक है। देन खिलाफत सत्याग्रह सबको पता होगा, मेन ऑब्जेक्टिव खिलाफत सत्याग्रह का ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 में हुआ था। अब रिजल्ट क्या आया था कि जो ऑटोमन टर्क थे वो हार गए थे। उनकी पावर क्या थी? उनकी पावर आपकी नीचे हो गई थी, हट गई थी। क्यों? क्योंकि आपकी दूसरी पार्टी जीत गई थी। अब ये किस लिए था? अब उनका क्या था, खिलाफत जो मूवमेंट थी वो मतलब जो आपके खलीफा थे उनकी पावर को रिस्टोर करने के लिए। इन्होंने क्या किया कि ठीक है, आपकी भी ये प्रॉब्लम है, हमारी भी इंडिया में ये प्रॉब्लम है। और इंडिया इस समय अभी का इंडिया नहीं होता था, उसकी टेरिटरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके होती थी, उसको आप लगाओ। तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि दोनों मिलके इनके खिलाफ लड़ते हैं, क्योंकि दुश्मन तो एक ही है दोनों का, हिंदू-मुस्लिम यूनिटी भी लिख जाएगी। अ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काइंड ऑफ हम करते हैं, ठीक है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कि गवर्नमेंट के बिहेवियर के खिलाफ हम कुछ भी, गवर्नमेंट हमें कुछ बोल रहे हैं, हम उनके साथ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे। जब हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो हम पे एडमिनिस्ट्रेशन कर नहीं सकते, गवर्नेंस कर नहीं सकते, ठीक है? तो हमें कहीं न कहीं एक हम जो चाहते हैं लॉ में चेंजेस वगैरह ये सब हमें मिलेगा, ठीक है? तो ये गांधी जी की लीडरशिप में ये होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या किया? स्वदेशी पॉलिसी अपनाई, ठीक है? गवर्नमेंट के ये जो फॉरेन मेड जो चीज़ें हैं उनको बॉयकॉट करो। आपके लोगों को बोला गया कि जो गवर्नमेंट के एजुकेशन चीज़ें हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, लॉ कोर्ट्स है, लेजिस्लेशन है, सब जगह पढ़ना छोड़ दो, पढ़ाना छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। ये जो फॉरेन क्लॉथ है उसको भर-भर के जलाया इन्होंने, और इस तरीके से जितने भी आपको टाइटल्स इन्होंने दे रखे हैं सब हटा दो। क्यों? क्योंकि अगर हम इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये हमारे ऊपर रूल कर ही नहीं पाएँगे। ठीक है? इस तरीके से फिर धीरे-धीरे हम देखते हैं कि 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है, जिसमें इनका मेन एक शर्त थी। मेन शर्त ये थी कि कोई भी ना वॉयलेंस नहीं करेगा। बट अचानक देखते हैं कि यार बहुत सारे भीड़ के लोग वो पुलिस स्टेशन में कर देते हैं, बहुत सारे पुलिस 21 के अराउंड, 21-22 के अराउंड वो मर जाते हैं। उन्होंने बोला यार ये लोग ही रेडी नहीं है। अगर अब इन्होंने वॉयलेंस करा तो मेरी मूवमेंट तो ऐसा हो जाएगी ना कि ये मूवमेंट ही खराब है, ठीक है? इस तरीके से फिर इन्होंने कॉल ऑफ कर दी ये मूवमेंट। तो अब जब ये कॉल ऑफ कर देते हैं तो उसपे भी बात होती है। इसके बाद स्वराज्यिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है आपके नेहरू के द्वारा, सीआर ठीक है, दास के द्वारा। जिसमें वो बोलते हैं कि ठीक है, अब हम थोड़ा-सा रूल के थ्रू थोड़ा इनके लेजिस्लेशन में घुस के हम चेंजेस करेंगे, ठीक है? देन बेलगाम सेशन इकलौता ऐसा सेशन होता है जिसको चेयर किए रखा होता है गांधी जी ने, ठीक है? और ये बेसिकली 1924 का है, ये पता नहीं क्यों प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस 1925 से 27 लिखा है, फिर 1924 का है, कर्नाटका बेलगाम में है। फर्स्ट एंड लास्ट इनका सेशन होता है। गांधी जी इसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं और अपना जो पूरा ध्यान है वो किसमें लगाते हैं? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में लगाते हैं, ठीक है? क्योंकि बोलते हैं कि ग्रास रूट डेवलपमेंट होना चाहिए, नेशनल प्रोग्राम, ठीक है? बाकी फिर से एक्टिव होना ये कब शुरू होते हैं? 1927 से एक्टिव होना शुरू होते हैं। उसके बाद उनकी सिविल डिसोबीडिएंट 1930 से 31 में आती है, फर्स्ट वाली 2 बार होती है, ये ध्यान रखना। साइमन कमीशन, साल्मन कमीशन लिखा हुआ है, सॉरी। इसको चेंज कर सकते हैं। साइमन कमीशन आपको पता है 1928 में आती है, जो कि ये देखती है कि जो 1919 का एक्ट आया है, यस, उस एक्ट में लिखा हुआ था कि 10 साल बाद एक कमीशन आएगी जो ये देखेगी कि इस कमीशन के हिसाब से सही में गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो वो चेंजेस सजेस्ट करेगी, ठीक है? कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएँगे। अगेन हमको थोड़ा पागल बनाया जा रहा था। तो इंस्टेड ऑफ 10 इयर्स वो 8 साल में ही आ जाती है, 1928 में आ जाती है। अब इंडिया के लिए चीज़ें करने हैं, इंडिया के लिए हिसाब से तुम्हें एनालिसिस करनी है कि यार यहाँ पे सही चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन उसमें कोई इंडियन ही नहीं था। ठीक है? तो सारे क्या नारे लगाते हैं, साइमन गो बैक वाला चीज़ हो जाती है। उसके बाद इनको समझ में आ गया कि यार ये सरकार कुछ नहीं करने वाली, अब हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडिएंट। पहले तो क्या था कि हम इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, अब क्या है, जो इन्होंने हमारे लिए कानून बनाया है ना, कानून को बना के प्रोएक्टिवली तोड़ेंगे। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है दांडी मार्च से, ठीक है? अब लाहौर सेशन भी हो जाता है, उसके उससे पहले सिविल डिसोबीडिएंस से जस्ट पहले 1929 में आपका एक नेहरू रिपोर्ट भी इससे पहले आ जाती है, ठीक है? 1929 में बेसिकली बोला जाता है कि देखो, या तो आप हमारी बातें मानो, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम सिविल डिसोबीडिएंस स्टार्ट कर देंगे। हाँ, क्योंकि पूर्ण स्वराज ही अब हमारा क्या है, एम है। तो अब हम बोलेंगे कि टैक्सेस तो हम देंगे नहीं आपको। पहले तो क्या था, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, अब हम आपको टैक्सेस भी देंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारी गवर्नमेंट ही नहीं हो।
12 मार्च 1930 में गांधी जी इनॉग्रेट स्टार्ट कर देते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है। और इसमें हिस्टोरिक दांडी मार्च होता है। दांडी मार्च का आपका कितनी लेंथ का हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, साबरमती के तट में ऐसा होता है ना, ये पूरा आपको कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, कितने दिन का था, कितनी लेंथ का था, ये एग्जाम में आता है। स्टेट लॉ था कि नमक सिर्फ कानून गवर्नमेंट बना सकती है। इन्होंने बोला था क्यों, हम भी तो बना सकते हैं। ठीक है, हम भी तो आपका बना सकते हैं ना नमक। क्यों? क्योंकि नमक ही क्यों चुना गया? क्योंकि नमक गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, हर कोई यूज़ करता है। एक ऐसा चीज़ है जो सबको जोड़ता है। अब इसके बाद क्या होता है, 1932 में आपको सभी को पता है कि कम्युनल अवार्ड आ जाता है, जिसके बेसिस पे ये बोलते हैं कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस साथ में चल रही होती है। फर्स्ट वाली बायकॉट करते हैं, सेकंड वाली में जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, इनको लगता है यार ये क्या, हमें हमारे हिसाब से चीज़ें तो दे नहीं रहे, तो वापस आते हैं और फिर से सेकंड वाली सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? अब इसके बाद आ जाता है कि धीरे-धीरे इनको समझ में आ जाता है कि ठीक है यार, अब चीज़ें नहीं हो रही है। फिर उसके बाद 32 से 34 तक सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। देन आता है आपका 1934 से 39 तक इन्होंने सेवाग्राम वर्धा आश्रम बनाते हैं। 40 से 41 में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे आप सत्याग्रह क्या कैसे कर सकते हो। ठीक है? देन 42 में ये कॉल करते हैं कि क्विट इंडिया, कि अब बहुत हो गया है। अब या तो तुम हमें आज़ाद करो, नहीं तो इस आज़ाद करने की कोशिश में अगर हमें मरना भी पड़ जाए ना, तो भी हमें कुछ दिक्कत नहीं है, डू और डाई सिचुएशन। लेकिन इस समय में ना सारे पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में बंद कर देते हैं, तो दैट इज़ व्हाई क्या कर होती है, ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा रेडिकल हो जाती है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको पता ही है, उसके बाद धीरे-धीरे आपके और चीज़ें होती है, देन आपको फ्रीडम मिल ही जाता है। तो दैट वाज़ गांधी जी का इम्पोर्टेंट चीज़ें। नाउ कम टू जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है? सो 14 नवंबर चाचा नेहरू चिल्ड्रंस डे बेसिकली मनाया जाता है, जब ये पैदा हुए थे एंड इनकी डेथ हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऑब्वियसली फर्स्ट पीएम थे, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट थे, सेकुलर ह्यूमनिस्ट थे, सोशल डेमोक्रेट की बात करते थे, फेबियन सोशलिज्म को बात करते हैं, सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी, बट ऐसा नहीं सोशलिस्ट कि हाँ भाई सब आपका होगा। जैसे एम एन रॉय ना, ये भी बोलते थे कि ये जो मार्क्सिस्ट है, इस समय ये बोलते थे कि अब प्रोलेटेरियन और बुर्जुआ होता है, कह रहे कहाँ से भई, बीच में मिडल क्लास उन्होंने इग्नोर कर रखा है। और पहले तो ट्रेड यूनियंस नहीं होती थी, फैक्ट्री लॉज़ नहीं होते थे, अब हैं, अब सिचुएशन चेंज है। तो इसी तरीके से ये बोलते हैं कि जो सोशलिस्ट का मतलब है कि इगैलिटेरियन, सबको इक्वल चीज़ें मिलनी चाहिए, सबको बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, थ्रू पॉलिसी, थ्रू स्कीम्स, ठीक है? और डेमोक्रेसी के अंदर, सिविल राइट्स के अंदर, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपसे सब छीन के आपको दे रही है, नहीं, ये वाला नहीं। इनकी फेमस स्पीच जो कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य के साथ जो प्रयास है, बेसिकली ये बहुत फेमस है, जो इन्होंने जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब इन्होंने पढ़ी थी एंड संबोधित किया था इंडियन इंडिपेंडेंस को। और इंडियन रेड फ्लैग जब और आपका झंडा फहराया था रेड फोर्ट में, आपका दिल्ली में 26 जनवरी 1950 में। इन्होंने क्या करा था 26 जनवरी में, क्या बोला था 26 जनवरी, ये तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या क्या है, जब आपका भारत आज़ाद हुआ था। फिर ये 26 जनवरी में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था कि इंडिया अब क्या बन गया है, एक रिपब्लिक बन गया है अपनी कॉमनवेल्थ के अंदर। और नेहरू जी क्या बन गए हैं, उस रिपब्लिक ऑफ इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर। नेहरू जी बेसिकली बात करते थे, अगर अच्छा ठीक है, नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन आपकी आपके लिए लेके आए थे, आपको पता ही होगा, जो बेसिकली बताता था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के चेयरपर्सन भी नेहरू जी ही थे। प्राइम मिनिस्टर भी थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, 54 में चाइना गए थे फॉर ठीक है, और इंडिया चाइना के बीच में पंचशील जब हुआ था तभी भी यही थे। ठीक है, इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे भी यही थे। ठीक है, 64 में इनकी डेथ हुई थी। अब इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इसरो का बेस बनाने की बात हो, आपके ये बोलते थे ना कि टेम्पल्स हैं ये कहीं न कहीं। इसरो की बात हो, आईआईटीज़ की बात हो, डुअल ट्रैक न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो, सब में इनका रोल रहा है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी इन्हीं से एसोसिएटेड रहा है। इन्होंने बोला था कि यार देखो, क्या ये यूएस और यूएसएसआर क्यों चूज़ करें, इतनी मुश्किल से तो हम आज़ाद हुए हैं, अभी भी साइड लेंगे क्या हम किसी की? तो नहीं, हम क्या करेंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करेंगे। इंस्टेड अब इन अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनको भगवान पे विश्वास नहीं था। एंड रिलीजियस नेहरू ये क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि यार मेरे को भगवान पे नहीं, लेकिन मेरे को साइंस पे विश्वास है, तो मेरा ह्यूमैनिज्म कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, व्हाट इज ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद। मानवतावाद का मतलब ये होता है कि आसपास की चीजें जो भी है, रूल्स रेगुलेशन जो भी है, ह्यूमन सेंटर्ड होने चाहिए, कि ह्यूमंस को बेसिकली राइट्स ज्यादा मिले, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ये सब मिले। तो मेरा क्या है, साइंटिफिक।
और एक बेसिकली साइंटिफिक स्पिरिट और ह्यूमैनिज्म के बीच में एक बैलेंस है ये, ठीक है ना? जो कि बात करता है कि आइडियलिज्म तो अपनाओ, रियलिज्म नहीं आइडियलिज्म, लेकिन सोशल बेटरमेंट के लिए प्रैक्टिकल होना चाहिए वो, ठीक है? नेक्स्ट है आपके पास रवीन्द्रनाथ टैगोर, ये पहले ही कवर करना चाहिए था बट बाद में आया। अच्छा क्या बोलते हैं, मेरे को आप एक क्वेश्चन का आंसर दो, थके तो नहीं हो? थके हो कि नहीं है? मेरे को बताओ आप थक गए कि नहीं थक गए? और मुझे ये बताओ इनकी मैं कुछ पूछ रही थी। मेरे को ना दिमाग में एक चीज़ आ रहा था, ना भूल रही हूँ। अच्छा, एक ना बुक अच्छा हाँ, हाँ, बुक मैं इनकी बोल रही थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बताओ। ठीक है, आत्मकथा का नाम बताओ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी आपकी बुक है एंड ऑटोबायोग्राफी बुक है। उसके बाद एक और बुक है, मुझे बताओ इसमें और कुछ है? हुँ, हुँ, ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताओ इनकी बुक का नाम बताओ। 2-4 3 बुक 3 इनकी फेमस बुक है, उसका नाम बताओ। नेक्स्ट रवीन्द्रनाथ टैगोर की मैं बात करूँ तो कलकत्ता में बॉर्न हुआ है 1861 में। गुरुदेव का नाम बोलते हैं इनको। बेसिकली बहुत सारी खूबियाँ थी। कवि गुरु बोलते हैं, कवि मतलब कवि, विश्व गुरु कवि मतलब पूरे दुनिया के कवि। बंगाली पॉलीमैथ है। पॉलीमैथ यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे स्किल्स में बिल्कुल अच्छा हो, जैसे कवि भी थे, राइटर भी थे, प्ले राइटर भी थे, कंपोज़र भी थे, फिलॉसफर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, पेंटर भी थे। इंडियन काइंड ऑफ नेशनलिज्म में विश्वास था? नहीं। इनके लिए नेशनलिज्म पॉलिटिकल नहीं था, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल वो सारा भी था। उसके साथ-साथ ये कॉस्मोपॉलिटन इंटरनेशनलिज्म को भी सपोर्ट करते थे। एक अलग तरीके का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन्होंने बताया बनाया जिसको आप विश्व भारती बोलते हो। वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलिजन्स ये जो था रिलीजन्स लिखा है गलती से, रिलिजन जो थी जिसमें स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्होंने भी पार्ट लिया था 1929 और 1937 में। नेशनल एंथम इंडिया का इन्होंने लिखा है, बांग्लादेश का अमर सोनर बांग्ला होता है जो, वो भी इन्होंने लिखा है, इंडिया में जनगण मन इन्होंने लिखा है, श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है वो इनके डिसाइपल इनके शिष्य ने लिखा है। 1913 में पहले ऐसे इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला किसमें? साहित्य लिटरेचर में। कौन-सी इनकी नोवेल यानी कि उपन्यास का नाम क्या था? गीतांजलि। नेक्स्ट इंडियन फ्रीडम में क्या रोल है? इन्होंने बोला कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश ये जो साम्राज्यवाद है ये नहीं चलेगा। लेकिन इन्होंने ओपनली ना गांधी जी को भी सपोर्ट नहीं किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी सपोर्ट नहीं किया। ये बोलते थे कि ब्रिटिश रूल ना सिर्फ जड़ है, ठीक है? सिर्फ सिम्पटम्स है मतलब सिर्फ लक्षण है कुछ, बीमारी ना एक्चुअली कुछ और ही है। बीमारी ये है कि सोसाइटी में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इविल है, जिनको अगर वो सुधरी होती, तो ये ब्रिटिशर्स नाम की ये जो ब्रिटिश रूल नाम के जो लक्षण हैं, ये हमें नहीं दिखते। तो इसलिए क्या बोलते हैं सोशल रिफॉर्म में ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। इन्होंने सॉन्ग लिखे हैं बंगाल मिट्टी बंगाल जल की बंगाल की मिट्टी बंगाल का जल जब बंगाल अलग हुआ था 1905 में तो उसको जोड़े रखने के लिए। इन्होंने अमर सुंदर बांग्ला जो कि आपका अगर मैं बात करूँ उसी समय लिखा था जो कि अब बांग्लादेश का क्या है नेशनल एंथम है। तो नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए राखी उत्सव स्टार्ट किया था ताकि हिंदू मुस्लिम में यूनिटी रहे एक थ्रेड के ज़रिए। इनकी अगर मैं ब्रीफ बोलूँ तो एंटी कॉलोनियलिज्म इन्होंने बोला था कि अगर आप सब कुछ ब्रिटिशर्स का दिया हुआ रिजेक्ट कर दोगे ना तो मिलेगा आपको फ्रीडम। ऐसे नहीं होता। आपको पता है कि वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बेस्ट है। उसको आप इंडियन की जो बेस्ट इंडियन कल्चर में जो बेस्ट चीज़ें हैं उसके साथ मिलाओगे ना तब आप ज़्यादा पावरफुल बनोगे और तब आपको फ्रीडम मिलेगा। अब इन्होंने बोला था कि वायलेंस फ्रॉम द ब्रिटिश एज़ वेल एज़ इन्होंने बोला था कि देखो वायलेंस तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। तो जिस समय आपका जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, ठीक है, मस्करे हुआ था, तो 1915 में इनको जो टाइटल मिला था, इन्होंने वो वापस दे दिया था। इन्होंने बोला था, "मेरे को तुम्हारा टाइटल नहीं चाहिए क्योंकि मुझे वायलेंस बर्दाश्त नहीं है।" निहत्थे 1526 नियरली 1526 निहत्थे इंडियन लोगों को ऐसे ही मार दिया गया, जस्ट कि आपको लग रहा है कि ये डेंजरस है। ठीक है? तो इन्होंने बोला था कि आपको क्या करना है, इंडियंस का नेशनलिज़्म क्या होना चाहिए कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, यूनिटी। ठीक है, यूनिटी का मतलब है कि जैसे आपके अलग-अलग वर्ण के बेसिस में आप बटे हुए हो, रिलीजन के बेसिस में नहीं, यूनिटी का मतलब है यूनिटी, ठीक है?
नेशनलिज्म थोड़ा संदेहजनक था इनके लिए कि आइडिया ऑफ नेशन, बेसिकली नेशन ये बोलते थे कि यार ये वेस्टर्न ज्यादा है, ये जो आइडिया ऑफ नेशन है ये सब है ये वेस्टर्न है, और नेशन स्टेट में से लिया गया है। तो ये वेस्टर्न आइडिया कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है कि पॉलिटिकल आपका फ्रीडम को, कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म पूंजीवाद को, कहीं ना कहीं मैकेनाइजेशन को, तो ये उस आइडिया से ना इतना ज्यादा एग्री नहीं करते थे। ठीक है, ये बोलते थे कि देखो अगर इंडियन ट्रेडिशन क्या है, इंडियन ट्रेडिशन है कि आत्मनिर्भरता, प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म यानी कि बहुत सारे लोग अलग-अलग कम्युनिटी के, अलग-अलग ट्राइब के, अलग-अलग जगह के इंडिया में बहुत सदियों से साथ में रह रहे हैं, तो उस चीज़ को होना चाहिए। रिलीजियस सहिष्णुता यानी कि आपका धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए। इनका बिलीफ ये था कि नेशनलिज्म है, लेकिन मानवता से ऊपर नहीं है, तो फोकस किस पे करो? मानवता पे फोकस करो। देन सोशल रिफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो सेडिशन जो लॉ कानून आए थे 1898 में, 1899 में, उसके खिलाफ इन्होंने बोला था। इन्होंने सिस्टर निवेदिता के साथ काम किया है जब वो प्लेग हो गया था कलकत्ता में, उसके खिलाफ ऑर्गेनाइज करने के लिए लोगों को मदद के लिए। ब्रूटल पुलिस फायरिंग हुई थी पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे हिजली जेल में, तो उसको इन्होंने मतलब बहुत ही स्ट्रांगली निंदा करी थी। अक्टूबर 1 1931 में इन्होंने एक मास रैली भी निकाली थी उसके लिए कोलकाता में। देन आते हैं वी रामास्वामी पेरियार, ठीक है ना? सो इरोद वेंकटप्पा रामास्वामी, ठीक है, पेरियार जिनको बोलते हो आप, ठीक है। अब इनका क्या रोल है, ये बेसिकली किसके अगेंस्ट थे कि ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट थे। इनको फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट भी कहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो कि आपकी 1925 में आई है, वो भी इनके अम, द्वारा ही आई है। देन अगर मैं बात करूं तो द्राविडन कज़ाकम जो पार्टी है जो अब बनी है ना, कि जैसे फिर डी वो द्रविडियन कज़ाकम ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई है, डीएमके और एआईएडीएमके। तो द्रविड़ कज़ाकम को बनाने में किसका हाथ है? इन्हीं का ही हाथ है। ये ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट है। ये बोलते थे यार तमिल में एक चीज़ है, तमिलनाडु में ये ब्राह्मणिज़्म 2% है, और मोस्ट ऑफ द फेवरेटिज़्म, पैसे, अच्छी जॉब, पोज़ीशन सब इनकी है। बाकी लोगों के खिलाफ क्या है? आपका ना तो जेंडर इक्वालिटी है, ठीक है? ना तो लैंगिक समानता है, ना ही जाति समानता है। तो ये इसके खिलाफ थे। 2020 इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु सेलिब्रेट करती है 1921 से इनका बर्थडे एज अ सोशल जस्टिस डे। इनका क्या था, इन्होंने कांग्रेस जो ज्वाइन की 1919 में, क्योंकि इनको लगा था कि यार ठीक है यार ये इनके खिलाफ है ब्रिटिशर्स वगैरह ये सब। लेकिन उन्होंने देखा कि यार ये खुद भी ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, गुरुकुल में स्पेशली बॉयज जो कि अदर ब्राह्मणिज्म कास्ट के हैं, बाकी अलग कास्ट के हैं, अलग रह रहे हैं, क्योंकि उनका भी रीजन ये था कि जो ब्राह्मण वाली कम्युनिटी थी उनसे अच्छा खासा मतलब डोनेशन या ये आता था ना, जिससे पार्टी चलती थी। ठीक है? ये सारी बात थी। अब इन्होंने बोला यार इंटरेस्ट ऑफ ब्राह्मण को ही सपोर्ट करते तो मेरे को तो नहीं रहना, मैंने 1925 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट भी किया, जैसे होम रूल लीग में किया है, न्यू इंडिया वगैरह इस सब में किया है। नॉन ब्राह्मण मेंबर ऑफ तमिल ब्रांच के जो कांग्रेस थे, उन्होंने ऐसे मतलब बेसिकली मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फॉर्म किया 1917 में, जिसमें इन्होंने अपने डिमांड्स बताई, ये बताया कि हमें क्या राइट्स मिलने चाहिए, क्या नहीं मिलने चाहिए। रिप्रेजेंट किया नॉन ब्राह्मण को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, और बोला कि जो जस्टिस पार्टी है ना, जस्टिस पार्टी भी बनाई जो कि सोल रिप्रेजेंटेशन हो नॉन ब्राह्मण कम्युनिटी का मद्रास प्रेसिडेंसी में। फिर जस्टिस पार्टी भी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, तो अब किसी एक चीज को ना कितना भी चेंज कर लो तो अच्छी चलती नहीं है, तो इन्होंने बोला कि एक नया इसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जस्टिस पार्टी ही बाद में बन जाती है द्राविड़ा कज़ागम। ये जो एवी रामास्वामी अय्यर हैं, ये ट्रावणकोर आए और इन्होंने प्रोवोकेटिव स्पीच दी कि गॉड और ब्राह्मण जो हैं उनको हटा देना चाहिए, उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। क्या बोलते हैं, गांधी जी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, कांग्रेस को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब ब्राह्मण का वो कर रहे थे, ये सारी चीजें। और इनकी वजह से इन पे ना वारंट भी इशू हो जाता है, बट फिर ठीक है, इन्होंने डिफाई किया, अरेस्ट हुए, 6 महीने की जेल हुई, ठीक है, इस तरीके से। जब ये रिलीज होते हैं, रिलीज़ होने के 2 महीने पहले ही, ठीक है, महाराजा 2 महीने पहले ही रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि महाराजा की डेथ हो जाती है इसलिए। लेकिन जो कायकॉम सत्याग्रह है, वाइकॉम सत्याग्रह, ठीक है, ये कायकॉम नहीं है, वाइकॉम है। वाइकॉम सत्याग्रह ने इनकी पोज़ीशन दिखाई कि क्या है। ये क्वेश्चन उठाते हैं कि वुमेन को इक्वल राइट मिलने चाहिए, अनटचेबिलिटी का क्वेश्चन उन्होंने बोला, इक्वालिटी का क्वेश्चन इन्होंने उठाया। स्पेशली थ्रू हिज मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो बोलते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इक्वालिटी देके, डिग्निटी लेके। इनके मेनली कुछ क्वेश्चन है, जैसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए,
ठीक है, कम्युनिटी के बेस पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और गांधी जी के जो वर्ण आश्रम धर्म थे, उनसे इनके व्यूज़ मैच नहीं खाते थे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में ये बोलते थे कि जो सोसाइटी है ना, वो कास्ट के बेसिस में डिवाइडेड है। हायरार्की चलती है जिसमें ब्राह्मण हमेशा टॉप में रहेंगे और हमेशा ब्यूरोक्रेटिक पोज़ीशन में रहेंगे। ऐसे असमानता आपकी ऑल बढ़ेगी और कास्ट की हायरार्की और सॉलिड होगी रादर देन कि कम हो। ठीक है, फिर इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था ना, उसने थोड़ा आइडियाज़ को शेप दिया कि किस तरीके से आप आगे वो करोगे, किस तरीके से आपको इसके लिए आवाज़ उठानी है। रिफॉर्म मूवमेंट था, गोल था कि नॉन ब्राह्मण को एक सेंस ऑफ प्राइड हो, एक द्राविडियन पास्ट के बारे में उन्हें पता चले कि हाँ, नहीं यार द्राविडियन पास्ट भी रहा है, ठीक है? सुपीरियॉरिटी उनको डिनाई की जा रही है, जो कि सही नहीं है और प्रेज़ेंट सिस्टम उनके हिसाब से नहीं काम कर रहा। तो एक सोशल मूवमेंट थी कि ये जो डिस्ट्रॉय करे जो हिंदू सोशल ऑर्डर था ना, कि ये जो ऑर्डर डिवीजन कर दिया इसको डिस्ट्रॉय करे, एक नया ऑर्डर बनाए जो कि लॉजिक, रैशनैलिटी, तर्कसंगतता पे बेस हो, कास्ट के बिना सोसाइटी हो बेसिकली, ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने तमिलनाडु में 1925 में स्टार्ट की थी, तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। 1940 में इन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी द्रविड़ कज़गम स्टार्ट की थी, जिसमें इंडिपेंडेंट द्रविड़ नायडू की बात करी थी कि द्रविड़ नायडू की बात नाडू की नायडू बोलूँ, द्रविड़ नाडू की बात करी थी, जिसमें तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ स्पीकर स्टेट्स बेसिकली होंगे। उन्होंने बोला था ये अलग से आपका इंडिपेंडेंट द्रविड़ नाडु होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके विनायक दामोदर सावरकर। थोड़ा-सा ही रह गया है, ज़्यादा नहीं रह गया, अगर थक गए हो तो कोई बात नहीं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दो अभी तक। ये बेसिकली हिंदू मराठी फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। इनका निकनेम क्या था? वीर सावरकर, ठीक है? और ये पॉपुलरली स्टार्टिंग में स्वतंत्र वीर सावरकर भी बोलते थे, ठीक है? स्वतंत्र वीर सावरकर। फ्रीडम फाइटर थे, लॉयर थे, राइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और हिंदुत्व आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाले ये थे। सो गोलवारकर का हिंदुत्व आइडियोलॉजी क्या है, वो थोड़ा रिलीजियस है, लेकिन इनका रिलीजियस नहीं है। इनका क्या है, जो भी लोग ये भारत को, हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि और अपनी पैतृभूमि और अपनी होली मूवी मानता है, यानी कि अपनी जन्म और कर्म भूमि मानता है, ठीक है? तो वो हिंदू है। इसमें ज़रूरी नहीं था कि एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलॉन्ग करे। अगर कोई क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है, वो भी हिंदू हो सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, ये 2 चीज़ें माननी है। ठीक है? अब इन्होंने बताया था। हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी इनकी और इनको जेल भी हुई थी। आपको पता है रत्नागिरी 1922 में इन्होंने हिंदू महासभा जॉइन की थी और पॉपुलर किया था ये जो हिंदुत्व टर्म। हिंदुत्व टर्म ना गढ़ा किसने था? चंद्रनाथ बसु ने। हिंदुत्व, ब्लिंदुत्व लिख रखा है, ठीक है? इसको सही कर लेना, ठीक है? तो हिंदुत्व में जो टर्म था उसको इन्होंने गढ़ा नहीं था इसको, चंद्रनाथ बासु ने गढ़ा था ताकि एक हिंदू आइडेंटिटी क्रिएट हो और भारत या इंडिया की इम्पोर्टेंस क्रिएट हो। लेकिन इन्होंने डेफिनिटली उस चीज़ को इंटरप्रेट किया, उसपे मीनिंग दिया और उसको पॉपुलराइज़ किया है। ये बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिंदू नेशन के लिए इंडिपेंडेंस से पहले इन्होंने चैंपियन किया था एथिज़्म। एथिज़्म का मतलब क्या है? कोई भी रिलीजन नहीं मानना। किस पे फोकस करना? तर्क संगत, रैशनैलिटी, लॉजिक पे फोकस करना। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ बिलीफ के अगेंस्ट काम करना। काउ वर्शिप और सुपरस्टिशन नहीं होता कि जो आप होता है कि सुपरस्टिशियस हो रहे हो, ठीक है? ये सब चीज़ों के अगेंस्ट थे ये, ठीक है? फेवर में नहीं थे। ये और इनके ब्रदर ने मिलके एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी जिसको आप बोलते हो अभिनव भारत सोसाइटी। ये यूके गए थे लॉ पढ़ने के लिए। उस समय इन्होंने थोड़ा एसोसिएटेड हुए थे इंडिया हाउस से और फ्री इंडिया सोसाइटी से जो कि दोनों लंदन में बनी थी। ठीक है, इन्होंने पब्लिश की बहुत सारी बुक जैसे कि इनकम्प्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए कैसे रेवोल्यूशनरी मीन्स से। ठीक है। वन ऑफ द बुक्स कुछ जो इन्होंने बुक्स इन्होंने पब्लिश की थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि आपका इंडियन वॉर रेबेलियन म्यूटनी नहीं थी सिपाही म्यूटनी जो बोलते हो 1857 उससे उससे संबंधित थी। तो इन्होंने बोला था कि यार ये फर्स्ट इंडियन वॉर है इंडिपेंडेंस के लिए क्यों क्योंकि वो उस समय क्या हुआ था कि आपके कल्चर ये सब इन सब की रिस्पेक्ट नहीं थी तो उसके अगेंस्ट आपने किया था एंड इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने ये बुक को ही पूरा बैन करा दिया था लेकिन और फिर उसके बाद ये पब्लिश हो जाती है देन ये 1910 में ये क्या होते हैं कि अरेस्ट हो जाते हैं, इनको ऑर्डर दिया जाता है कि इनको वापस इंडिया लाया जाए, ठीक है? और इनका कनेक्शन जोड़ा जाता है रिवॉल्यूशनरी ग्रुप जो इंडिया हाउस जो लंदन में था उससे, ठीक है? अभी ना भारत सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ, एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि वीडी सावरकर ने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ बनाई थी 1904 में। इनिशियली नासिक में एक मित्र मेला करके इन्होंने बनाया था और फिर बहुत सारी रेवोल्यूशनरी आपकी सीक्रेट एक्टिविटीज़ ये करती थी।
पॉलिटिकल इसकी अलग-अलग ब्रांचेस थी जैसे इंडिया और लंदन में, एंड देन ये मित्र मेला कन्वर्ट हो जाती है आपकी अभिनव भारत में। हिंदू महासभा की अगर मैं बात करूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि 1933 में फॉर्म हुई थी, वीडी सावरकर, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय के साथ में। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन का ये था कि हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। और ये क्यों था? क्योंकि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आई थी। अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, तो एक अलग से बनाने का मतलब, स्पेशली बंगाल पार्टीशन के बाद, तो क्या ही डिनोट करता है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डेफिनिटली, और क्या, 1909 वाले एक्ट में, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में उन्होंने क्या बोला था कि हाँ, हम क्या करेंगे, सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट भी दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं उसके लिए इन्होंने लगा कि यार नहीं, दूसरी कम्युनिटी को भी ज़रूरत है, तो उसके लिए। अब इनकी जो बुक थी ना, इन हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसमें इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक के बारे में लिखा था। बुक को बैन कर दिया गया था, लेकिन जो मैडम भिकाजी कामा थी, उन्होंने बुक को नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस में पब्लिश करा दिया, जो कि घूम फिर के इंडियन रेवोल्यूशनरी के द्वारा इंडिया में आ गई। अब इन्होंने टू नेशन थ्योरी फाउंड की है अपनी बुक हिंदुत्व में, और इन्होंने बोला था कि हिंदू और मुस्लिम सेपरेट नेशन है। 1937 में हिंदू महासभा ने पास किया ऐसे रेजोल्यूशन, एंड ही वाज स्टॉन्च, ये पेट्रोइट थे जो कि रेडिकल व्यूज वगैरह ये सबसे प्रभावित थे। अब ये हिंदुइज्म के बारे में क्या बोलते हैं, इनका एक वर्क है हिंदुइज्म, हु इज अ हिंदू, हिंदू कौन है, जिसमें फिलॉसफी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू कौन है। इनके हिसाब से हिंदुत्व सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक हिस्ट्री है, इतिहास है, रिलीजियस लाइफ है, स्पिरिचुअलिटी है, और एक हिस्ट्री है हमारे सिविलाइजेशन की, हमारे कल्चर की। हिंदुइज्म बेसिकली आपका कौन-कौन, ये बोलते हैं जैसे हम लोगों के बीच में एक बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड? राष्ट्र का, कि हम सब लोग एक जगह से हैं, जाति का, एक रेस से हैं, जैसे आर्यन रेस, द्रविड़ रेस, इस तरीके से। एक संस्कृति, हमारा एक इतिहास रहा है, तो ये आपस में आपके बॉन्ड हैं। फिर ये क्या बोलते हैं कि कौन हिंदू हो सकता है? जो आपको मातृभूमि और अपनी कर्म भूमि, अपनी ये सब मानता है, वो सब हिंदू हो सकता है। नेक्स्ट इज राम मनोहर लोहिया। बेसिकली ये अकबरपुर यूपी में पैदा हुए थे। ठीक है। आई होप कि आपको सारा एक कंप्लीट एक वो मिल रहा है कि अच्छा हर एक का क्या क्या स्टोरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीजें ही कवर करी है, डिटेल में कराऊंगी तो और ज्यादा बड़ा है, तो कैसा होता है कि एक थिंकर में भी 1.5 घंटा लग जाता है, और अभी हम 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है। बट ठीक है, तो लेकिन अब जब अगर हम वन शॉट में कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इसे नहीं छोड़ सकते, ये मैं आपको बता रही हूँ। और अगर अभी भी लाइक नहीं किया, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। राम मनोहर लोहिया अकबरपुर यूपी में बॉर्न हुए थे 23 मार्च 1910। ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए 1929 में, और इनका जो डॉक्टरेट स्टडी था वो क्या था, जर्मनी में इन्होंने पढ़ा था 1929 से 33 में। इनका जो पीएचडी थीसिस है, इस पे क्वेश्चन आया था कि सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया, और इन्होंने फोकस किया था गांधी जी के सोशल इकोनॉमिक थ्योरी पे। गांधी जी को बहुत सपोर्ट करते थे, मानते थे। 1967 में इनका देहांत हो जाता है। एंड किस लिए ये जाने जाते हैं? अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, विचारधारा के बेसिस में ये जाने जाते हैं। इनका पार्टिसिपेशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट था। फाउंडर थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, और ये इन्होंने फाउंड की थी जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन के साथ, और एडिटर थे कांग्रेस सोशलिस्ट के। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगर मैं बात करूं, इन्होंने कोल्ड वॉर के समय में इन्होंने बोला था कि यार देखो, हमें यूएसए, यूएसएसआर किसी भी झुंड में नहीं जाना, हमें अलग ही रहना चाहिए। ये भी इन्होंने थर्ड कैंप की थ्योरी भी इन्होंने बोली थी, ठीक है ना? और जो कि ऑफिशियल पॉलिसी बन गई थी कांग्रेस पार्टी की। ये क्विट इंडिया वाले टाइम में बहुत ही आगे रहे थे, और इन्होंने आजाद हिंद रेडियो उस समय फाउंड किया था, जो अंडरग्राउंड सीक्रेट एक्टिविटीज बेसिकली करता था। एंड ये कॉन्टिन्यूएशन ऑफ, ये बोलते थे कि यार इंग्लिश में ही क्यों होना चाहिए हमारी एजुकेशन, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी जुडिशरी, जब लोगों की लैंग्वेज जैसी है वैसी होना चाहिए ना। तो ये बोलते थे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बेसिकली किस तरीके से होनी चाहिए, वो एक सेंट्रल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यूनिटरी मॉडल नहीं होना चाहिए, बेसिकली पावर का डिवोल्यूशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और इन्होंने 4 पिलर स्टेट की बात की कि हर एक स्टेट में ना 4 पिलर होते हैं। गांव, ठीक है, सब गाँव सबसे नीचे, ठीक है, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके ऊपर स्टेट, फिर सबसे ऊपर सेंटर। और इन्होंने पंचायती राज सिस्टम को भी क्या करा है, सपोर्ट किया है। ये बात करते हैं न्यू सोशलिज्म की। सोशलिज्म इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं इक्वालिटी स्टैंडर्ड्स वगैरह ये क्रिएट करता था, इनकम और एक्सपेंडिचर वगैरह सब में। तो इनको था कि यार हर एक इंसान की बेसिक लाइवलीहुड तो होनी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने बोला था कि देखो, हम इसलिए सोशलिज्म इंपॉर्टेंट है, ताकि गवर्नमेंट उसको एक बेसिक डिग्निफाइड लाइफ देख सके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी था।
लेकिन नया तरीके का, वैसा नहीं कि जैसे पुराना है कि गवर्नमेंट सब कुछ होल्ड करेगी, नहीं। कैपिटलिज्म भी हो, आपका डेमोक्रेसी भी हो, सब कुछ हो, उसके साथ होना चाहिए ये। इगैलिटेरियन स्टैंडर्ड होने चाहिए कि इनकम पे, एक्सपेंडिचर में, इकोनॉमिक लोगों के पास इंटरडिपेंडेंस जो है वो बढ़ रही थी, दैट्स व्हाई इन्होंने बोला। पार्लियामेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए, बोलते हैं कि वर्ल्ड पार्लियामेंट का एक सिस्टम होना चाहिए जो कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे, यानी कि सब लोग वोटिंग करें, उसके बेसिस पे उधर होना चाहिए चीज़ें, ठीक है ना? 1 मिनट चार्जर लगाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रीडम, इन्होंने बोला कि जैसे डेमोक्रेसी में फ्रीडम मिलना चाहिए, राइट होना चाहिए हर किसी को अपनी प्राइवेट लाइफ का। गार्डियन टेक्निक ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव सिविल डिसोबीडिएंस वो भी होना चाहिए। डिग्निटी और राइट ऑफ कॉमन मैन की ये बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अ, ये राम मनोहर लोहिया की कुछ बुक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप मुझे बताइए। जयप्रकाश नारायण की मैं बात करूं तो ये भी इंडियन सोशलिस्ट ही थे, प्रो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, थ्योरिस्ट थे, पॉलिटिकल लीडर रहे हैं। पॉपुलरली इनको लोक नायक बोलते हैं कि लोगों का नायक, लीडर। हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी इनको बोला जाता है, और ये बेसिकली लीड किया था इन्होंने अपोजिशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मिड 1970s में, स्पेशली जब इमरजेंसी का टाइम था। सेव डेमोक्रेसी डे आप बनाए जाते हो लोक नायक जी का बर्थडे के दिन में, 11 अक्टूबर 1903। होता है ना कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, सिंहासन क्या डोनेट करने के लिए कि देखो इमरजेंसी आपने लगा रखी है, सिंहासन बना रखा है, मोनार्की राजा शाही नहीं है ये, जनता आती है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से चलता है इंडिया भारत, और आप डेमोक्रेसी को ऐसे नकार नहीं सकते। इनका जो जब जिस समय इमरजेंसी थी 1975 वाली, ठीक है, उस समय उसके अगेंस्ट इन्होंने सबसे ज्यादा इन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया एजुकेशन में। ठीक है, तो ये था आपके जयप्रकाश नारायण। इनसे लिखी हुई कुछ बुक मुझे बताइए। जयप्रकाश नारायण ने एक टोटल क्या बताया है, ये मुझे बताओ। अच्छा, एक ना थिंकर यहाँ पे मेरे ख्याल से इधर रह रहे हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, सो आई थिंक क्या-क्या चीज़ें डी डीडीयू के बारे में काफ़ी चीज़ें रह रही हैं, एंड इसमें भी आपका जयप्रकाश नारायण में भी आपका टोटल जो रेवोल्यूशन है, जो बात होती है, सत्याग्रह है, वो आपका रह रहा है, जिसमें वो बोलते हैं कि 7 अलग-अलग तरीके के होने चाहिए, जैसे पॉलिटिकल, रिलीजियस वगैरह ये सारी चीज़ें। तो वो आपका थोड़ा मुझे बताइए कि क्या-क्या 7 उसके पार्ट हैं? ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ वगैरह पूरा होलिस्टिक। सो दीनदयाल उपाध्याय की ना बुक्स बहुत फेमस है, ज्यादा इतना नहीं आता डीडीयू की, डीडीयू से संबंधित स्कीम आती है, बट उनकी ना बुक्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत की समस्याएं काइंड ऑफ एक बुक है, मुझे बताइए वो राम मनोहर लोहिया की है, दीनदयाल उपाध्याय की है कि जयप्रकाश नारायण की है? सो दैट्स इट फॉर दिस मैराथन क्लास। इसमें मोर देन 100 स्लाइड्स थी, एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा। शेयर कीजिए, मुझे बताइए नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो चाहिए, वही आ जाएगी, वही टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन आज इस वीडियो को देखिए और कल सुबह तक 12 बजे तक मुझे बता दीजिए, ठीक है? चलिए बाय बाय, आई होप आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और इस वीडियो में जैसा रिस्पॉन्स होगा उसी के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है? और शेयर करना है। व्यूज़ आपका जितना प्यार मिलेगा उतना मुझे लगेगा कि इतनी मेहनत करनी चाहिए, तब हम करेंगे, ठीक है? बाय बाय।